हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का ये हमारा सेशन होगा एनसीईआरटी सीरीज का। और जैसा कि हम लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री किया है और हिस्ट्री में हम लोगों ने क्लास 9 तक के पार्ट 1 को किया है ना। अब जो ये हमारा है पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले जो रिमेनिंग चैप्टर्स बच गए थे, है ना, जो रिमेनिंग चैप्टर बच गए थे उन चैप्टर को आज करने वाले हैं आज इस पार्ट 2 के वीडियो में। तो जैसा कि एनसीईआरटी सीरीज हमारा चल रहा है, हिस्ट्री हमारा चल रहा है, हिस्ट्री के बाद हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पूरा एनसीईआरटी सीरीज को देखा होगा, जितना भी वीडियो है, डेली अगर 2 घंटे भी आप एनसीईआरटी सीरीज पे देते हैं तो आपका हार्डली 2 से 2.5 महीने में पूरा एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब आप कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स भी बन जाएगा जो कि बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और एनसीईआरटी को इग्नोर करना ये बहुत बड़ा बेवकूफी की बात बोल सकते हैं कि बेवकूफी है। आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर, आपको लग रहा हो कि अच्छा एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 to 12 इतना टाइम नहीं देंगे, तो वो गलत चीज है। वो आप अपने आप पे ये कह सकते हैं बेवकूफी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक बार पढ़े, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी आप पढ़े, जैसे ही पढ़े, वीडियो से पढ़ना है, वीडियो से पढ़े, बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी एक बार पढ़े, जरूर पढ़े। आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, 2 महीने आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे दुनिया भर के एनसीईआरटी के कोर्सेज के लिए। एनसीईआरटी के नोट्स आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, आप मार्केट में बुक खरीदोगे कि एनसीईआरटी सार मिल जाए, एनसीईआरटी सार मिल जाए, कुछ मिलेगा नहीं। वो सब कुछ अगर खुद से आप पढ़ते, खुद से अगर नोट्स बनाते तो वो बेहतर होगा। और आपको लगता है लेकिन कि मतलब टाइम जाएगा, लेकिन कुछ समय नहीं जाने वाला। सही से आप अगर करेंगे, मैं तो बोलता हूं कि आपको 2 घंटा मेरा वीडियोस को डेली 2 घंटा भी देखेगा तो आपका एनसीईआरटी अच्छे तरीके से बिना लोड लिए आराम से एनसीईआरटी कंप्लीट होगा और नोट्स भी बनते जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, तो हमेशा जब भी मैं एनसीईआरटी बताता हूं तो नोट्स बताते हूं कि नहीं इस चीज को नोट डाउन करना है, इस चीज को स्किप करना है ना। तो एनसीईआरटी तो बहुत वास्ट है, ठीक है, लेकिन किन किन चीजों को ध्यान रखना वो मैं हमेशा बताता रहा हूं, हर एक चैप्टर में बताता हूं, तो वो आपके लिए ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया था, फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद, और एक रूसी क्रांति हम लोगों ने कवर किया है ना। ये 2 चीज हम लोगों ने कवर किया था। ऐसे हालांकि इसके बारे में हम लोग और भी 10th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज पढ़ेंगे हम लोग नास्तिवाद और हिटलर का उदय। और साथ ही साथ ये 2 चैप्टर्स अगर हो जाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 3 घंटे के अंदर अगर हो जाएगा तो हम लोग कवर कर लेंगे। अगर 3 घंटा से ज्यादा होगा तो फिर हम लोग हो सकता है दोनों लास्ट चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि खत्म हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि जो लास्ट के 2 चैप्टर है ज्यादा हमारे लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। जो मेंस का जिनको लिखना होगा यूपीएससी में, तो उनके लिए ज्यादा थोड़ा सा समझने लायक चीज है। बाकी फैक्ट इसमें उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है 3, जो नाजी के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जर्मनी में हिटलर, है ना, तानाशाह बना, विश्व युद्ध सेकंड के बाद जो भी चीजें हैं वो सब कुछ पढ़ने वाले, यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, हर एक चीज को समझने वाले आज के वीडियो में। और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, शुरू से लास्ट तक देखना है। जो जब भी मैं 12 बोलता हूँ, एनसीईआरटी जब भी देखे तो पहले तो पूरा वीडियो देखना है। हाँ, 2 बार में देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी वीडियो को पूरा देखे, सामने कॉपी रखे या सामने एनसीईआरटी बुक रखे, अंडरलाइन करे, तभी एनसीईआरटी देखने का फायदा है। ऐसे कोई फायदा नहीं, आप वीडियो देखते रहिएगा, हमेशा परेशान होइए भाई, ठीक है। तो मैं 12 बोलता हूँ, इस बात को आप हमेशा इग्नोर ना करें, इस चीज को समझे, ठीक है। तो ये है, हम लोग पहले कहानी के साथ समझे, कहानी नहीं, अब मतलब एक घटना के साथ समझेंगे पूरा कि कैसे नाजी और हिटलर का उदय हुआ, हर एक चीज समझेंगे। ओके, क्लियर तरीके से, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया है, कोई नहीं, चलिए। देखिए, तो नाजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1945 में बसंत में हेलमुट नामक 11 ईयर ओल्ड एक लड़का है जर्मनी में, हेलमुट नाम उसका, वो बिस्तर पे लेटा हुआ, उसके मम्मी और पापा जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हम अकेले मर जाएं या पूरे फैमिली सहित हम लोग सुसाइड कर लें। ये क्यों हो रहा है, और उनके पापा ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी ज्यूस के साथ किया है, जो भी हम लोगों ने यहूदियों के साथ किया है, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो मार देंगे। तो ये जो कहानी है कि हमें भी, हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे, हमें भी उस तरह के जो जैसे हम लोगों ने हर एक लोगों के साथ किया है, मतलब यहूदियों के साथ किया है, अपाहिजों के साथ किया है, वो हमारे साथ भी होने वाला है। तो क्या कैसे मर जाए, और अगले दिन ही उसके जो फादर हैं वो सुसाइड करके मर जाते हैं, है ना। तो ये हेलमुट
ये सब कहानी से हेलमुट ये सारे घटनाओं से कहीं ना कहीं परेशान होता है हेलमुट, और वो करीब करीब 9 ईयर तक वो खाना नहीं खाता है, मतलब अपने घर पे, बाहर खाता हो तो घर पे नहीं खाता है कि कहीं उसकी माँ उसको जहर देके मार ना दे। अब ये कहानी क्या है, ये कहानी क्या चीजें हैं, ठीक है तो चलो कहानी है, कोई काम का नहीं है, मतलब फिर समझना है। तो जनरली इसके फादर थे जो वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे, हिटलर के सपोर्टर थे, नाजी के सपोर्टर थे। और हिटलर नाजी पार्टी ने, हिटलर ने जो किया था जर्मनी में, जिस तरह का जो उसने नरसंहार किया था, हॉलोकॉस्ट किया था, है ना, कैसे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में मारा था, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोगों ने ये बैकग्राउंड, मतलब ये हम लोगों ने समझ सकते हैं कि पृष्ठभूमि हम लोगों ने समझा कि क्या चीजें हो रही है, क्या घटनाएं हैं। मतलब अब हिटलर खत्म हो चुका है, क्योंकि हिटलर ऑलरेडी, हिटलर देख सकते हैं कि हिटलर और उसके नेता है ना खुद सुसाइड कर लिए थे, है ना, आप देख सकते हैं खुद सुसाइड कर लिए थे आगे हिटलर जाके। तो जब खुद हिटलर सुसाइड कर लिया है और उसके जो भी साथ में जो दोस्त थे हिटलर के, जो सपोर्टर्स थे, वो खुद सुसाइड कर लिया है, तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं नाजी का फॉल हो चुका है, नाजी खत्म हो चुका है, हिटलर का राज खत्म हो चुका है। तो उसके सपोर्टर्स डर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो भी पार्टी होगी, अगेंस्ट जो भी शासन होगा वो कर रहे हैं, तभी तो ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिलेगा ना। तो उन चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जनरली पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे, है ना। देखिए तो जो कहानी है वो तो आपको बुक्स में होगा, बुक सामने रखिए, बुक पढ़िए, ठीक है। 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर, देखिए जर्मनी, अब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी सरेंडर कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी तो हारा ही, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी सरेंडर कर दिया। हिटलर को लगा था कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार सहित अप्रैल में आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग जगह है, वहां पे एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित किया गया। और इस अदालत में, न्यूरेमबर्ग में जो अदालत था, उसमें जो भी मतलब कहने का मतलब जो शांति के विरुद्ध किए गए जो अपराध, जो भी अपराध किया गया नाजियों के द्वारा, मानवता के खिलाफ जो अपराध किए गए, जो नाजी युद्धबंदी पर मुकदमा चला और उनको सजा दिया गया, अब देखिए ये तो ठीक है, सजा दिया गया, मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रहा है ना। लेकिन हम लोग पहले हिटलर के जानने के पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ, आखिर क्या ऐसा कंडीशन हुआ कि हिटलर उस तरह का शासन किया, हिटलर ने उस तरह का रूप धारण किया कि बहुत सारे यहूदियों को, डिसेबल्ड को, सबको मारते गया, जो उसको लगता था कि ये आर्यन रेसेस का नहीं है, उसके अंदर आर्य का गुण नहीं है, उन लोगों को मारते गया। क्यों, आखिर ऐसा क्या स्थिति था, तो हम समझेंगे अच्छे तरीके से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 14 से 18 चला था, है ना। और एक तरफ आपके एलाइड पावर बोला गया, एलाइड मतलब मित्र राष्ट्र बोला गया, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है। अमेरिका 1917 में जुड़ा था, ठीक है। अमेरिका एलाइड पावर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917, यूएसए जो 1917 में जुड़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पहले आप देखिए सेंट्रल पावर इधर है, जिसको हम लोगों ने बोला ध्रुव राष्ट्र, है ना, ध्रुव राष्ट्र बोला, सेंट्रल पावर बोला। और ये सेंट्रल पावर एक केंद्रीय शक्ति में जर्मनी था, और बुल्गारिया 1915 में इसमें शामिल हुआ। ये सवाल आया एग्जाम में। ऑस्ट्रो हंगरियन था, ऑस्ट्रिया और हंगरी है। ऑटोमन तुर्की है ना, ऑटोमन तुर्की। इसलिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब देखिए जब हार जाता है सेंट्रल पावर, स्टार्टिंग में सेंट्रल पावर मतलब स्टार्टिंग में जर्मनी जो है वो बहुत मजबूत होता है, बट जो अमेरिका इसमें शामिल होगा तो फिर सेंट्रल पावर हार जाएगा। और सेंट्रल पावर के हारने के बाद जर्मनी का स्थिति बहुत बेकार, जर्मनी को हर एक तरह से ह्यूमिलिएशन करना पड़ा। ट्रीटी ऑफ वर्साई होगा, तो वर्साई की संधि होगा, जर्मनी को हर्जाना देना पड़ेगा, जर्मनी का बहुत सारा एरिया चला जाएगा, जर्मनी का जो मिनरल वाला क्षेत्र था सब चला जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए ऑटोमन तुर्की में जो खलीफा था उसका हटा दिया जाएगा। तो ये सारे इसी चलते खिलाफत आंदोलन होगा भारत में, है ना। तो उन चीजों को समझेंगे। तो पहले बात तो सेंट्रल पावर को यहाँ पे हार मिला, है ना, सेंट्रल पावर को हार मिला, इस चीज को समझेंगे। अभी सब आगे समझेंगे डिटेल से। ओके, अब चलेंगे हम लोग आगे। ओके, अब ये हुआ। तो हमने अभी क्या किया, हमने भी समझा कि एक न्यूरेमबर्ग में अदालत बना और जो नाजी जिसने मानवता के खिलाफ जो भी चीजें मतलब जो इस तरह से जिनोसाइड्स किया था, मींस लोगों को मारा था, उनको सजा मिला। और यहाँ पे लिखा है, देखिए इस युद्ध में 60 लाख यहूदियों को मारा है। देखिए 60 लाख यहूदियों को मारा था, है नाजियों ने। 2 लाख जिप्सी, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए
तो अब ये 2 लाख जिप्सियों को मारा, 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मारा, साथ ही जो भी फिजिकली रूप से या कह सकते हैं कि मेंटल रूप से जो भी डिसेबल्ड थे, उनको हिटलर पसंद नहीं करता था, है ना, उनको 70,000 लोगों को मारा। ठीक है, जर्मन के ही नागरिक थे, उनको ही मारा। अभी वो समझेंगे क्यों मारा, वो सब कुछ समझेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। तो अब इसके अलावा जो भी नाजी के खिलाफ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी था, सबको मार दिया, सब लोगों को मारा। इतने लोगों के मारने के लिए उसने एक बनाया था ऑसविट्स। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने लिखा है एक किलिंग सेंटर है ऑसविट्स। अभी ध्यान में रखिएगा कि ये सब टर्म एग्जाम में यही सब टर्म आते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, क्योंकि ये टर्म, और जब आप एनसीईआरटी के बहुत सारे बुक जो होते हैं, सार होते हैं ना, उसमें सब टर्म्स नहीं होते, उसमें रहता है कि हिटलर कब आया, ये क्या हुआ, ये सारा कहानी रहेगा वर्ल्ड वार का, लेकिन इसे छोड़ो, टर्म्स को छोड़ देता है। और जब एनसीईआरटी से सवाल बनाएगा एग्जामिनर, उसको पता है कि घटना चक्र सब रट के बैठे हो तुम लोग, अब ये सब पता है तो सवाल बनाता है यही से छोटे छोटे टर्म से। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से बता दे रहा हूं, सब प्रूफ, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। सीडीएस में हो, सीएपीएफ में हो, हर जगह सवाल इस टर्म से सवाल पूछा गया, तो हमें ध्यान रखना है ना, हर उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है कि कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, वहां आराम से हम आंसर कर पाएंगे। ऑसविट्ज एक किलिंग सेंटर है। क्या है? किलिंग सेंटर है, जहां पे एक गैस चैम्बर टाइप का होता था, ठीक है, और इसमें लोगों को डाल दे और फिर उसके बाद उसके अंदर लोगों को डाल के गैस छोड़ दो, बंद कर दो, लोग मर जाएंगे घुट के। तो ऑसविट्ज आ सकता है कि ऑसविट्ज क्या था, व्हाट इज ऑसविट्ज। ऑप्शन में रहेंगे, एक तो हो सकता है ऑप्शन में रहेगा शिप, जहाज का नाम, है ना, ऑप्शन में सेकंड में रहेगा कोई हथियार का नाम, कोई बंदूक का नाम, ऑप्शन 3 में रहेगा कोई धार्मिक जगह, ऑप्शन 4 में रहेगा किलिंग सेंटर। तो इस तरह सवाल आ जाएंगे, तो कैसे आंसर करेंगे अगर हम पूरे एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें मैं इसको अंडरलाइन पहले ही करता हूं, मैं उन चीजों को ही आपको पढ़ने के लिए बोलता हूं, ठीक है। फिर कह रहा है कि न्यूरेमबर्ग अदालत ने, देखिए जो अदालत बना था न्यूरेमबर्ग, उसने ओनली 11 लोगों को, 11 नाजियों को ही मौत का सजा दिया, बाकियों को उम्र कैद दे दिया। भाई इतना भयानक काम करने के बाद भी ये 11 लोगों को मौत का सजा इक्वल नहीं होगा। इतने लोगों को मारा था, उसकी जगह 11 लोग को, बाकी को उम्र कैद की सजा, ये आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटा है, उन जुर्मों के मुकाबले बहुत छोटा है। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी, अब देखिए जो एलाइड कंट्री है, मींस ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, है ना, वो नहीं चाहते हैं कि फिर वैसा ही दंड देना चाहिए जो पहले विश्व युद्ध के बाद दिया गया था। पहला विश्व युद्ध जब हारा था ना, तो उसके बाद जर्मनी के ऊपर ये ऐसा, जर्मनी को इस तरह से गुजरना पड़ा था, तभी जाकर जर्मनी के जो डिक्टेटर, आप देख सकते हैं कि जो हिटलर है, उसका ये स्थिति हुआ, उसने इस तरह का अपने आप को मजबूत किया और इस तरह का नरसंहार किया। तो कहीं ना कहीं फिर चाहते थे कि इस तरह का नहीं करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वार हार जाने के बाद, तो बस लोगों को सजा दिया गया, कुछ लोगों को इस बात को समझ जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नास्ती जर्मनी को योगदान दिया था। बोला कि यही कंडीशन है जो नाजियों को जर्मनी में इवॉल्व होने का मौका दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो अब हम दोबारा नहीं चाहते हैं कि फिर से जर्मनी को उस तरह का सजा दिया जाए कि फिर से ऐसा कुछ हो, तो मित्र राष्ट्र का ऐसा सोचना था, ठीक है, क्लियर है। अब हम वाइमर गणराज्य, देखिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर के हार होने के बाद, है ना, सेंट्रल पावर के हार होने के बाद जो जर्मनी का शासक था, है ना, वो भाग गया, वो गद्दी छोड़ दिया, वो अब्डिकेट कर दिया, रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया गद्दी। और जब गद्दी त्याग दिया तो वहां पे कुछ न कोई तो बैठना पड़ेगा, किसी न किसी कुछ तो चाहिए, शासन कैसे चलेगा जर्मनी में। तो अब देखिए, समझिएगा कि फर्स्ट विश्व युद्ध, है ना, ये चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वही सेम चीजें हैं, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। कह रहा है पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ दे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना पैसा खर्चा होना सब कुछ में कि पूरा यूरोप में इसका इकोनॉमिक रूप से पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका है। आर्थिक दृष्टि से पूरा आप समझ सकते हैं कि पूरा यूरोप का रिसोर्सेज खत्म हो चुका है ना, सारे कंट्री को इसका मार झेलना पड़ा। तभी तो आप समझते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तभी तो इंडिया में इंडिया के जो उद्योग धंधे थे, जिसको ब्रिटिश ने कहीं ना, ब्रिटिश के उद्योग धंधे ने इंडिया उद्योग धंधे को बर्बाद किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो ब्रिटिश उधर युद्ध में भिड़ा रहेगा और उसके चक्कर में वहां से कुछ आएगा भी नहीं भारत के अंदर, है ना, तो भारत के अंदर कोई निर्यात नहीं होगा, मतलब वहां से तब जाके भी भारतीय उद्योग धंधों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला था, फला फूला था। तो सारे इंपैक्ट था पूरे यूरोप पे। अब इस बात को समझेंगे, ये तो ठीक है, वही चीज कि 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया,
ठीक है, तो 1917 में शामिल होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस खेमे को काफी ताकत मिली और नवंबर 1918 में, देखिए नवंबर 1918 में जर्मनी हारा था, नवंबर 1918 में, और नवंबर 1918 में ही आपका वर्साई की संधि हुई थी। नवंबर 1918 बहुत डेट महत्वपूर्ण है, आगे हम लोग और बताएंगे। साम्राज्यवादी जर्मनी, साम्राज्य मतलब वादी जर्मनी मतलब क्या हो, जर्मनी जो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा था, अपने क्षेत्र को एक्सटेंड कर रहा था, साम्राज्य का कंसेप्ट इंपेरियलिज्म है ना, कि पराजय और सम्राट के पद त्याग, सम्राट भाग गया वहां से, है ना, ने वहां की संसद पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। वहां पे जो भी पार्टियां थी, संसदीय पार्टियां थी, अब जब राजा चला गया तो उनको लगा कि नहीं एक गणराज्य बनाएंगे, एक रिपब्लिक बनाएंगे, और वही बड़ा रिपब्लिक संघीय आधार पे बनाया गया, और वो था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर रिपब्लिक। वाइमर गणराज्य का स्थापना 1918 में हुआ, 1919 से 1933 तक ये चला था, मतलब 1919 में हुआ ना, क्योंकि नवंबर में की बात है, नवंबर के बाद हुआ। तो वाइमर रिपब्लिक जो 1919 से लेकर 1933 तक चलेगी। पहला बात, यहां पे एक नेशनल असेंबली है, पहला बात कैसा असेंबली है, नेशनल असेंबली है, इसका नाम नेशनल, एक तरह का नेशनल असेंबली बनाया गया। वाइमर रिपब्लिक के अंदर एक नेशनल असेंबली बनाया गया। सरकार की व्यवस्था संघीय थी, संघीय तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर, है ना, राज्य और केंद्र में जो उसमें प्रांत होंगे, जो भी चीज होंगे, राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा, वही फेडरल संघीय व्यवस्था का एग्जांपल है। और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मतलब कहने का मतलब संविधान होगा, और संविधान के अकॉर्डिंग लोकतंत्र चलेगा, और इसके अकॉर्डिंग वहां पे जर्मन पार्लियामेंट जिसको रिच स्टैग बोला गया, उसका गठन हुआ। और इसमें जो लोग चुनाए, रिच स्टैग में जो लोग गए, वो लोगों के द्वारा वोटिंग के अकॉर्डिंग या वोटिंग देने का अधिकार सबके पास था। एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सार्वभौमिक मत, वयस्क मताधिकार, जैसे कि आज हमारे भारत में 18 साल से ऊपर कोई भी होगा उसको वोट देने का अधिकार है, अगर वोटर आईडी बना लेंगे तब, है ना। उसी तरह से जैसे कि बहुत सारे यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, यहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, सबको वोट देने का अधिकार मिला, और सब लोगों ने चुना भी, रिच स्टैग के जो भी मेंबर्स हुए। तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। अब बोलिए कि वाइमर रिपब्लिक का गठन होने, गणतंत्र का गठन हो गया, और सबको वोट देने का अधिकार है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हिटलर का उदय हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी में दोबारा से तानाशाही हो गया? इस चीज को हम लोग समझेंगे आगे। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ओके, तो यहां पे सब कुछ लिखा, सेम चीज जो मैंने यहां पे लिख दिया है ना, वयस्क मताधिकार के सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त किया। लेकिन फिर भी ये जो गणराज्य बना वाइमर रिपब्लिक, इसलिए जो जर्मनी के संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह तो यह थी, अब देखिए, इतना अच्छा बना देने के बाद भी यहां के लोग पसंद नहीं कर रहे थे इस वाइमर रिपब्लिक को। क्यों, आखिर क्यों नहीं पसंद कर रहे थे? इसके पीछे था वर्साई की संधि। इसके पीछे है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि नवंबर में हुआ, नवंबर 1918 में हुआ, नवंबर 1918 में हुआ। और उसका प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, जर्मनी का 13% हिस्सा चला गया, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जो देश थे उसने ले लिया संधि के थ्रू, बोला हमको दो। 75% लौ भंडार वाला क्षेत्र था वो सब चला गया, है ना। 26% कोयला भंडार वाला क्षेत्र चला गया। और जर्मनी को एक वार गिल्ट क्लॉज के तहत एक ये आप समझ नियम है कि तुम्हारे कारण ही युद्ध हुआ, तुमने ही युद्ध को बढ़ाया, तुमने वर्ल्ड वार युद्ध को स्टार्ट किया। उस युद्ध के कारण, उस युद्ध के लिए दोषी ठहराने के लिए, उससे आप देख सकते हैं कि कहां गया, यहां पे 6 अरब पाउंड का जुर्माना, 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी भाई पैसा है ही नहीं। जर्मनी का क्षेत्र था राइनलैंड, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि मिनरल वाला क्षेत्र था, वहां भी देखिए मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। ठीक है, बहुत सारे जर्मनों में न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुई इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब इस बात को समझिएगा कि इस संधि के थ्रू जर्मनी को बर्बाद, जर्मनी का सब कुछ रिसोर्सेज खत्म हो चुका है, जर्मनी कर्जा में जा चुका है। जर्मनी का हिस्सा देखिए 10% आबादी भी चला गया, है ना। 13% 75% लौ भंडार, ये सब फ्रांस पोलैंड ले लिया, है ना, लिथुआनिया ले लिया। अब जर्मनी का जो सेना था, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया, जर्मनी को सेना भंग कर दिया। अब जर्मनी एकदम कमजोर है।
अब इन कारणों के कारण ही वहां की जनता पसंद नहीं करे, बोले कि कहीं ना कहीं वाइमर गणराज्य के कारण ही संधि हुआ और वाइमर रिपब्लिक्स, और जिन जिन वाइमर गणराज्य के जिन 9 नवंबर 1918 में बरसाई की संधि को जिसने जिसने साइन किया, या जो जो लोग इस संधि से संबंधित थे उनको जर्मनी के लोग क्या बोलते थे? नवंबर क्रिमिनल बोलते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नवंबर के अपराधी। देखिए समझिएगा बात को, एग्जाम में क्या आएगा? नवंबर क्रिमिनल्स बिलोंग टू, अब नवंबर क्रिमिनल्स दे दिया, नवंबर क्रिमिनल्स बिलोंग टू क्या संबंधित है? जर्मनी संबंधित है, जर्मनी के जो जिन्होंने बरसाई की संधि पर साइन किया था। तो सवाल यही से बनेगा ना, तो इस सब को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, इस सब चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। युद्ध का असर जैसे वही है, युद्ध का असर यही था, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से सब तरफ तोड़ के रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला, यूरोप जो क्रेडिटर था, यूरोप जो दूसरों को कर्ज देता था, यूरोप आज खुद कर्जदार बन चुका है, क्रेडिटर से क्या बन चुका है? डेटर बन चुका है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूरोप पूरा यूरोप। और अभी हाल में ही आप देखिए कि नया बना है, नया कौन बना है? वाइमर रिपब्लिक। अब उसको, इसके पहले जो सम्राट के द्वारा जो भी कांड किया, सम्राट के द्वारा जो भी करतूत हुआ, जो भी कांड हुआ, उसका हर्जाना कौन भुगत रहा है? नया बना हुआ वाइमर रिपब्लिक। अभी नया सरकार बनी, नई जो वाइमर गणराज्य बनी है, उसको ही तो सब कुछ देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, सब चीजें देखना पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अभी नया बिन्ना यह है कि पुराने सम्राट द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा है। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा हर्जाना चुकाने की वजह से। आर्थिक स्तर पर 6 बिलियन पाउंड देना, तो आर्थिक स्तर पर कहीं ना कहीं उस समय 6 बिलियन पाउंड बहुत है भाई। तो आर्थिक स्तर पर पूरा जर्मनी बर्बाद हो चुका है। ओके, वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी हैं, कैथोलिक्स हैं, डेमोक्रेट्स खेमे के लोग थे। अब देखिए वाइमर जो रिपब्लिक्स है, वाइमर रिपब्लिक कितने तरह के लोग हैं जो वाइमर को सपोर्ट किए? वो है सोशलिस्ट समाजवादी लोग, वो है कैथोलिक्स, है ना, कुछ डेमोक्रेट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी जो मतलब कंजर्वेटिव है, जो चाहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव वैसे लोग हुए जिनको किसी भी तरह का परिवर्तन से नफरत है या किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो हुए कंजर्वेटिव लोग, है ना। कंजर्वेटिव लोग में वही आते हैं जो चाहते हैं कि राजा है, मोनार्की सिस्टम चल रहा तो मोनार्की सिस्टम ही चलता रहे, लोग मतलब राजतंत्र है तो राजतंत्र नहीं चलता रहे, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। तो वाइमर रिपब्लिक जो कि एक लोकतंत्र का गठन कर रहा है, तो ये जो कंजर्वेटिव है वो कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा कारण ऐसा हुआ, ये गलत चीज है ना। इसे नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा के 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। 30 के दशक में, मतलब 1930 के आसपास वाला टाइम की बात कर रहा, बहुत गहरा असर पड़ा, ठीक है। मतलब 1920 से लेकर 1930 के टाइम पीरियड में ये सारे घटनाएं हो रही हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। अब बात समझिएगा कि ये जो आप कह सकते हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स अब युद्ध में जो जीता है भाई, युद्ध में तो यूरोप में जिन जिन देशों ने ये वर्ल्ड वार फर्स्ट को जीता, तो वहां के सैनिकों को गुणगान हो रहा है कि भाई सैनिक होना चाहिए, सैनिक अच्छे होते हैं, है ना, जो यूथ हो वो एग्रेसिव हो, स्ट्रांग हो, मैस्कुलिन हो, है ना। तो इस तरह के मीडिया सबको पूरा ग्लोरीफाई कर रही है इस चीजों को। सच्चाई था कि जो सोल्जर, अब बात को समझिए, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बहुत बड़ा दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते हैं। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो मतलब ये बता रहे युद्ध का असर आखिर क्या। लोग बहुत अच्छा समझ रहे कि यार सैनिक बहुत अच्छा, सैनिक को क्या झेलना पड़ता है वो खुद जानता है ना। ठीक है। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के चाह में सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत बड़ा नाजुक विचार था, तो जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैले स्थिति का सामना नहीं कर सकता था। अब देखिए डेमोक्रेटिक्स है ना, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट उस समय आप समझिए कि नया ही है। हर जगह राजा रह रहे हैं, राजतंत्र है। और
तो लोकतंत्र नवजात शिशु की तरह है, तो इसको सब लोग एक्सेप्ट करना, या यूरोप में जो उस समय जो अस्थिरता फैली हुई थी, है ना, जिस तरह का, तो इसको सब मतलब जो इंस्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं यूरोप की इंस्टेबिलिटी को झेल पाना डेमोक्रेटिक्स के लिए, तो जो डेमोक्रेटिक सरकार के लिए थोड़ा सा कठिन था, है ना, उस समय के मामले में। अब हम आगे चलेंगे, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। देखिए रेडिकल्स, एक तो लिबरल्स का कहना है कि भाई पूरा चेंज कर दो, अगर कहीं राजतंत्र है तो लोकतंत्र कर दो, तो लिबरल्स वैसे लोग उदारवादी लोग, और रेडिकल्स होते हैं तो थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं। तो हम समझेंगे कि राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, इन चीजों को समझेंगे कि उस समय क्या हुआ, कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुई। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिस्ट लीग ने, अब देखिए हमने देखा कि यहां पे वाइमर गणराज्य, और रूस में क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस तो जीता, मींस आपका एलाइड पावर जीता, लेकिन रूस का स्थिति बहुत बेकार हो गया था, रूस का कंडीशन बहुत गंदा हो चुका, तो रूस का इकोनॉमिक देख सकते हैं कि इकोनॉमिक तरीके से रूस बर्बाद हो चुका है। तभी वहां पर एक ग्रुप बोल्शेविक रिवोल्यूशंस करके, जो लेनिन था, मैंने पढ़ाया था, तो बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी एक स्पार्टिस्ट, देखिए तो वहां पे रूस में बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति, है ना, बोल्शेविक नेता था, और यहां पे स्पार्टिस्ट लीग, जर्मनी में एक वाइमर गणराज्य के समय एक लीग आया, जिस लीग का नाम था स्पार्टिस्ट लीग। स्पार्टिस्ट लीग जो है एक रेडिकल संगठन था जो परिवर्तन चाहता था, उसके बारे में सोचिएगा। हालांकि स्पार्टिस्ट लीग के जो विद्रोह जो था, मतलब जो योजना जो अंजाम देने लगी, लेकिन बहुत सारे शहरों, मजदूर और नाविकों को सोवियतें बनाएगी। तो अब क्या हुआ कि जैसे सोवियत बना था, सोवियत मतलब कि संघ बनाना, यूनिट, जैसे कि ट्रेड यूनियन बना लिया, है ना, मजदूरों का संघ बना लिया, विद्यार्थियों का संघ बना लिया, नाविकों का संघ बना लिया, जैसे रूस में चल रहा था। तो उसी तरह जर्मनी में भी आप देखिए, जर्मनी में भी उस तरह के सोवियत स्टाइल की संघ बनाना स्टार्ट हुआ बहुत सारे शहरों में। वो जो स्पार्टिस्ट लीग था ना, स्पार्टिस्ट लीग, उनके द्वारा ये सारे मतलब स्टार्ट हुआ। ओके, बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे, इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार के शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। अब जो वाइमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स हैं, भाई जब सोवियत स्टाइल का जब नारा गूंज रहा कि सोवियत जैसा बनना चाहिए, सोवियत जैसा होना चाहिए, तब यहां के जो सोशलिस्ट हैं, यहां के जो डेमोक्रेट्स हैं, यहां के जो कैथोलिक हैं, ये सब मिलके एक ऐसा शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो, मींस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। हाँ, अब ये हुआ कि अब देखिए एक वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने युद्ध में जिस सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था, उनका एक ग्रुप था, तो उनको वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को बोला फ्री कॉप्स, है ना, फ्री में सुविधा देगा जो भी हो, फ्री कॉप्स की सहायता से इन अपराइजिंग्स को, इन जो को वाइमर रिपब्लिक ने इन विद्रोहों को दबा दिया, है ना। अब जो गुस्साया स्पार्टिस्ट है, गुस्साया स्पार्टिस्ट जो है ना, वो देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। जर्मनी में एक पार्टी बना, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद कम्युनिस्ट जो साम्यवादी थे और समाजवादी एक दूसरे कट्टर दुश्मन हो गए। कम्युनिस्ट कैसा है? साम्यवादी है। कम्युनिस्ट कैसा विचारधारा का है? तो साम्यवादी विचारधारा का है। दोनों आपस में क्या हो गए? इरेकनसिबल, मतलब कहने का दोनों आपस में बहुत ऐसे दुश्मनी, कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। अब ये दोनों पार्टी जब जिस समय हिटलर राइज कर रहा था तब भी हिटलर के खिलाफ नहीं बोल पाया। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। अब ये क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने, जो क्रांतिकारी हैं, जो भी रिवोल्यूशनरी हैं, है ना, और जो भी मिलिटेंट हैं, जो समाजवाद, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो सब मिल के इसका सोल्यूशन, इन रेडिकल सोल्यूशन में, तो रेडिकल समाधान में थोड़ा परिवर्तन करने का समाधान ढूंढने लगे। ठीक है, ये यूरोप, ये जर्मनी में स्थिति है। जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक बनना, लोग सपोर्ट नहीं करना, लोग अभी भी वाइमर रिपब्लिक को लोग उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दो अलग अलग तरह की पार्टियां हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, दोनों एक दूसरे कट्टर दुश्मन है। तो आप चीजें समझ में आ रहे, ठीक है।
राजनीतिक रैडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पे कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा की। अब देखिए युद्ध में जर्मनी जो है ना, जर्मनी ये कर्ज ले रहा है, लोन, ये लोन ले रहा था, ठीक है, लोन ले रहा था और लोन के बदले क्या दे रहा था ये जर्मनी? अपना गोल्ड। इतना पैसा खर्चा हो गया कि जर्मनी के पास गोल्ड ही नहीं बचा, जर्मनी के पास गोल्ड ही नहीं बचा। जर्मनी कर्जे में चल रही। जर्मनी क्या चल रहा है? जर्मनी के पास पैसा नहीं है, कर्जा, पैसा देने लायक जर्मनी को पैसा देने लायक भी पैसा नहीं है, कि जो कर्ज चुकाने लायक भी जर्मनी के पास पैसा नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस दोहरे बोझ से जर्मनी स्वर्ण मुद्रा लगभग समाप्त हो गया था। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इंकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर पे कब्जा कर लिया। रूर एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, रूर। ओके, कमेंट करना है कि रूर जो है यहां पे कौन सा मिनरल लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या कमेंट करेंगे? विशाल कोयला भंडार, ठीक है। रूर जो है वो कोयल के लिए फेमस है, यहाँ कोयला जब वो बहुत ज्यादा है कोयला, ठीक है। ओके, तो जो जर्मनी का रूर क्षेत्र था, कोयला वाला क्षेत्र था, वो फ्रांस के हवाले चला गया क्योंकि पैसा नहीं दे पा रहा था, है ना। अब इस बात को समझिएगा, आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब जर्मनी को इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए क्या करेगा भाई? जर्मनी करेगा क्या? पैसा तो जर्मनी के पास है नहीं, पैसा चुकाना भी है, सरकार भी चलाने, सब कुछ करना है। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने क्या किया कि भाई अंधाधुंध पैसा छापना स्टार्ट कर दिया। अंधाधुंध पैसा छाप रहा है। अब अंधाधुंध पैसा छापेंगे तो आपको मन में सवाल उठता होगा ना कि आरबीआई बोलता है कि भारत गरीब होते जा रहा है, गरीब है, जो भी चीजें हैं, तो क्यों भारत नहीं चाहेगा तो पूरा पैसा छाप दे? ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा पैसा ज्यादा छापने से अमीर नहीं हो जाएगा और जाके उसका स्थिति, जो मनी का जो वैल्यू है ना, वो गिर जाएगा। तो वही हुआ, जर्मनी ने अंधाधुंध पैसा छापा, अंधाधुंध पैसा छापा। तो जर्मनी ने जब ज्यादा पैसा छापा, करेंसी का प्रिंटिंग जब ज्यादा हो गया, जब करेंसी की संख्या बढ़ जाएगी तो करेंसी का वैल्यू क्या होगा? गिर जाएगा। करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा। पहले तुम 50 का नोट ले आके कुछ सामान खरीद रहे थे, तुम्हारे पास बहुत सारा नोट है, बहुत सारा नोट है, तो अब तुमको 5-6 ले आना पड़ेगा, तब जाकर वो सामान मिलेगा। मतलब करेंसी का वैल्यू डिवेल्युएट होता है। और यही जर्मनी में हुआ कि जर्मनी में आप देख लीजिए कि जर्मनी का जो मुद्रा था मार्क का वैल्यू ऐसा हो गया कि अप्रैल में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 और अगस्त में 46 लाख हो गया और दिसंबर में 9 करोड़ हो गया। तो एक मार्क का, एक डॉलर का कीमत इतना मार्क के बराबर, इतना पैसा छाप दिया कि एकदम पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है। अब पैसा का वैल्यू गिर रहा है और कमोडिटी मतलब कि जो सामान है, अनाज है, जो भी चीजें, उसका वैल्यू आसमान छू रहा है। इतना आसमान छू दिया कि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन गई। अब इस स्थिति को देख के यूरोपियन लोगों को जर्मनी पे तरस आने लगा और इस तरस का फायदा आया। ये बोल सकते हैं कि हमदर्दी दिखाने का काम किया। जर्मनी का जो जर्मनी को हराया था, आप बता सकते हैं कि जो मित्र राष्ट्र का अमेरिका ने सपोर्ट दिया। अमेरिका ने एक योजना बनाया, डॉव्स योजना, और अमेरिका ने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक डावेस प्लान बनाया और पैसा देते गया, है ना। अब भाई पैसा दे रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी को पैसा दे रहा है, जर्मनी की स्थिति सुधर रही थी। लेकिन जर्मनी का किस्मत खराब कि 1924 से लेकर 1928 तक तो सब कुछ सही चला, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मानो कि ये जो स्थिति था, जो जर्मनी स्थिर हो चुका था, वो मानो कि बालू की तरह था, एकदम एक बर्बाद। मतलब कह सकते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो आपको पता है कि 1929 में मंदी आया, कहां? अमेरिका में। अब जब तुम्हारा दोस्त के पास ये पैसा खत्म हो जाएगा तो तुमको कौन देगा पैसा? अब बताइए। तो वही हुआ कि अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट था वो हो गया खत्म, शेयर बाजार अमेरिका का गया पूरा बर्बाद। रातों रात इतना गिरावट हुआ कि लोग एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। फिर आर्थिक मंदी शुरुआत में 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका का राष्ट्रीय आय 50% हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, है ना। पूरा अमेरिका का निर्यात पूरा गिर रहा है, किसानों का हालत खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं
अमेरिका का स्थिति इतना खराब हो चुका है कि अमेरिका की इंडस्ट्री, अमेरिका के सारे चीजें बर्बाद हो रहा। अब अमेरिका का खुद जब इतना चीज बर्बाद हो गया तो बेचारा अमेरिका कैसे हेल्प करेगा जर्मनी का? आप ही बताओ कि अमेरिका जर्मनी का कैसे हेल्प करेगा? ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो अमेरिका पे तो ऐसा, मतलब अमेरिका का तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ ही हुआ, लेकिन पूरा दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिला। पूरा दुनिया में इस आर्थिक मंदी है ना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको बोलते हैं, 1929 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया था। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा? वो भैया जर्मन पे, क्योंकि जर्मनी टोटली डिपेंड था अमेरिका के ऊपर उस समय। तो जर्मन अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया। मतलब जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% पे आ गया। ठीक है, वहां पे इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए कि 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोग जो है ना अनएम्प्लॉयड हो गए। साथ ही साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई। आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो कई लोग लूटपाट करने लगे। क्रिमिनल एक्टिविटी हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, सर अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। बिजनेस बर्बाद हो चुका है, फार्मरों का क्रॉप्स बर्बाद हो रहा है ना। इतना स्थिति हो चुका, आप देख सकते हैं कि यहां पे लोग लाइन पे खड़े हैं रोड पे कि मुझे कोई भी काम कर दो, है ना। मतलब लोग यहां पे ऐसा अपने माथे पे, सॉरी अपने कंधे पे ऐसा लटकाया हुआ कि मुझे कोई भी काम कर दो, मैं कोई भी काम करो, इस तरह के तख्ते लटकाए लोग घूम रहे हैं, है ना। ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतार में लोग पड़े हैं। इस तरह की आप चीजें देख सकते हैं कि स्थिति हो चुका है भाई जर्मनी का। अब ये तो हुआ ही, ठीक है। युवा वर्ग जर्मनी का था, वो आप देख सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में लिप्त हो गए, है ना। पैसा नहीं तो भाई क्या करें, लूटपाट करना स्टार्ट हो गया, जंगल राज हो चुका है ना। इस बात को समझिएगा। आर्थिक संकट ने लोगों को गहरी बेचैनी और का डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर के जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उनकी पैसा भी, अब देखिए जो सैलरी पर्सन थे, जो इंप्लॉई पर्सन, जो सैलरी जिनको मिलता था, एक सेकंड, जिनको सैलरी जो मिलता था, अब उनके पास जो सेविंग था वो भी खत्म हो गया। उनके पास सेविंग्स ही नहीं बच रहा है। तो जो छोटे मोटे व्यवसायी है वो भी खराब हो रहे हैं, उनका भी पूरा कारोबार ठप हो रहा। जो लोग खुद जो स्वरोजगार में लगे थे उनका भी हालत खराब है। मतलब कुल मिला के समाज के सारे वर्ग को एक डर हो गया, और वो डर था प्रोलेटेरियनिज्म का। मतलब ये वैसा डर है कि आपको लगेगा कि हमारा स्थिति वो नहीं हो जाए कि जो मजदूरों का होता है, जो मजदूर काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं। तो जितने समाज के वर्ग के लोग था उनका ये स्थिति हो चुका है, उनका इस तरह का स्थिति हो चुका है जिसको बोला सर्वाहाकरण की भय सता रहा था। उस डर, उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो एक दिन मजदूर बन के रह जाएंगे। तो ऐसा डर जिनके पास, आपको ऐसा लगता है कि हमारा ऐसा स्थिति आ जाए कि मेरे पास रोजगार ही नहीं रहेगा, हम एकदम मजदूर बन जाएंगे, तो वो स्थिति, वो उसको बोलते हैं हम लोग सर्वाहारण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वाहारण बोलते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जर्मनी का आपको देखने को मिलेगा। जर्मनी के ऊपर ये स्थिति हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। हाँ, कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनका थोड़ा सा हिम्मत बना हुआ था, बट ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनके मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की तो बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं का अपना भविष्य अंधकार दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सफल औरतें के दिल में भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। मींस वाइमर रिपब्लिक एकदम फ्रेजाइल है। वाइमर रिपब्लिक कभी भी, उसके अंदर इतना डिफेक्ट था, इतना अनस्टेबल कंडीशन में है कि वाइमर रिपब्लिक कभी भी जाके किसका शिकार बन सकता है? तो वो बन सकता है शिकार आपका तानाशाही का। और वही हुआ। अब समझेंगे
इनमें एक कमी थी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इसका प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से था, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार को रद्द करना, अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अब एक चीज यहां से जो हमें समझना है वो समझना है आर्टिकल 48 ऑफ द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल में एग्जाम में आएगा कि वाइमर संविधान का आर्टिकल 48 क्या है। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो वाइमर संविधान का पूछ दिया आर्टिकल, तो अब आपको एग्जाम में अगर सवाल आएगा अनुच्छेद 48 तो आप यही कहेगा ना कि अब वाइमर संविधान का क्यों पूछ रहा है। अब हम वाइमर संविधान का अनुच्छेद पढ़े, भारत के संविधान का अनुच्छेद तो याद हो नहीं रहा है और वाइमर के अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में ये दिया है ना, तो एनसीईआरटी की चीज को पढ़ेंगे ना। आपको थोड़ी कह रहा है कि पूरा वाइमर के सारे अनुच्छेद को पढ़े, नहीं ना। अनुच्छेद 48 लिखा है एनसीईआरटी में क्लास 9 में, तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे। कुछ कुछ जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स है, जो यूएन के, उसके भी कुछ चीजें हमको याद रखना पड़ता है। तो यहां पे अनुच्छेद 48 के अंदर था कि प्रेसिडेंट, जैसे हमारे पास भी तो है ना, प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, नागरिकों के सिविल राइट्स को ले सकता है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है ना, नागरिकों को सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है ना। और इमरजेंसी तो मेन चीज, इमरजेंसी मैंने लिखा है नहीं, है ना, इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो ये बार बार हो रहा था, बार बार, मतलब जब प्रेसिडेंट है जो अनुच्छेद 48 का उपयोग करके सारी चीजें हो रही थी, है ना। और इस बात को समझिएगा विद इन अ शॉर्ट लाइफ वाइमर रिपब्लिक सा 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज 39 डे। 239 दिन में 20 कैबिनेट्स, लगभग 20 कैबिनेट बन चुके हैं और 239 दिन में यह स्थिति हुआ कि 20 मंत्रिमंडल के हाथों में, अलग अलग 12 मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। अब लोगों का विश्वास उठ गया है कि यार कैसा पार्लियामेंट है, कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था, कैसा रजिस्टर है कि वाइमर रिपब्लिक संभाल ही नहीं पा रहा है, बार बार इमरजेंसी हो रहा है, बार बार ये हो रहा है, बार बार। तो लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसका सोल्यूशन कुछ था ही नहीं, जिसका कोई सोल्यूशन उन लोगों को सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर क्या होगा जर्मनी में, क्या करेंगे जर्मनी में। तो ये आपका कंडीशन है ना बात को। तो जर्मनी का स्थिति था और अनुच्छेद 48 हम सब याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, जो मैं लिख रहा हूं यहां पे जो अंडरलाइन है चीजें, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। देखो अब ये कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। हिटलर का उदय, हिटलर का उदय है ना, हिटलर का राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे, है ना, राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे। और हमें कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, हिटलर का जन्म कब हुआ, अब ये लिखा हुआ 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने का पहले विश्व युद्ध की शुरुआत उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा लिया था। भर्ती के बाद उसे अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना, बहादुरी से उससे सब कुछ तमगे, बहुत सारा मेडल्स भी लिया। जर्मन सेवा के पराजय ने उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटे समूह की सदस्यता लिया। देखिए हिटलर कैसे, हिटलर तो 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मा, हिटलर आर्मी में शामिल हुआ, बहुत सारे मेडल भी जीता, है ना, मेडल जीता, सब तरह काम किया। और जब वर्ल्ड वार में जब जर्मनी हार गया तो हिटलर एकदम टूट गया। उसके बाद वर्साई की संधि से हिटलर और गुस्सा हो गया कि भाई तो हमें मित्र राष्ट्र हमें कहीं ना कहीं एकदम बर्बाद कर रहे हैं जर्मनी को। तो पहले तो एक पार्टी ज्वाइन किया, उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन किया किसने, हिटलर ज्वाइन एडोल्फ हिटलर, ठीक है, हिटलर ज्वाइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919। तो पहला तो जर्मन वर्कर पार्टी हिटलर ने ज्वाइन किया, ठीक है, 1919 में, क्यों नहीं रहा, ठीक है, ओके। एक तो ये हुआ कि 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया इसने, है ना। और फिर धीरे धीरे वहां पे हेड बन गया। पहले तो पार्टी का मेंबर बना, फिर इसके बाद क्या बन गया, हेड, इसका प्रमुख बन चुका। देखिए यहां लिखा हुआ, ओके। धीरे धीरे इस संगठन पर अपना नियंत्रण काम कर लिया और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। अब हेड बना तो क्या नाम रखा, नेशनल
सोशलिस्ट, देखिए नाम रखा सोशलिस्ट कि हम समाजवाद के समर्थक, सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी होगा, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी में तो वही नाम रखा था, ये था, लेकिन आगे नेशनल सोशलिस्ट लगा दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाम से इसने संस्था का नाम चेंज किया और हिटलर बन गया हेड। हिटलर क्या बन गया? हेड बन गया। ओके, 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया। बवेरिया जगह है ना, बवेरिया पर कब्जा कर लिया, फिर जाके फिर बर्लिन को भी मतलब कहने बर्लिन पे चढ़ाई करने और सत्ता कब्जा करने का योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा। हालांकि 1923 में बवेरिया पर तो कब्जा कर लिया, सॉरी बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पे चढ़ाई करने, तो कहने का मतलब इसमें असफल रहा। हालांकि कब्जा नहीं कर पाया, सॉरी, उन्होंने प्लान किया था, प्लान टू सीज, बट असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। लेकिन जब फिर जेल से बाद में आया है ना, तो नास्ती राजनीतिक खेमा, नाजी जो पॉलिटिकल खेमा 1930 के दशक में 16 सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन महामंदी के दौरान नास्तीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जैसे वो पहले देख चुके थे 1929 के बाद। देखिए, समझिएगा बात को। तो हालांकि अब चीजों को समझिएगा कि अभी तक जब वो जेल से वापस आया, जेल से वापस आने के बाद जो नाजी पार्टी है ना, नाजी पार्टी के बारे में बता रहा है ना, जब जेल से बाहर आएगा तो यही, अब देखिए, पहले तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, फिर इसका नाम नाजी पार्टी, इसका नाम नाजी पार्टी बाद में। तो स्टार्टिंग में तो नाजी पार्टी, जब जेल से हिटलर आया तो नाजी पार्टी को उस तरह का सफलता नहीं मिला। 1928 में जर्मन के पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा, मात्र 2.6% वोट, मात्र 2.6% वोट मिला। मतलब लोगों को नाजी का लोग हिटलर को भी नहीं जानते थे उतना तरीके से, लोग नाजी पार्टी को भी नहीं जानते, नया नया पार्टी था, तो मात्र 2.6% वोट मिला। यहां पे लिखा है, देखिए 1929, अब देखिए, हाँ, लेकिन यहां लिखा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक उसको कोई नहीं जानता था। मतलब नाजी पार्टी 1930 का मतलब कहने का मतलब 1920 से 1930 ये होता है, ठीक है, ये मत समझिएगा, ठीक है। तो ये दशक में तो इसको कोई नहीं जानता। लेकिन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 में जब आपका महामंदी का दौर आया, तब जब बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे नहीं थे, मजदूर बेरोजगार थे, तब जाके नास्ती प्रोपेगेंडा में लोग एक बेहतर भविष्य, अब ये हिटलर दावा करता था कि हम तुम लोग को रोजगार देंगे, हाँ, हर एक तरह की चीजें, इस बात को समझिएगा। एक सेकंड, ओके, तो यहां तक चल रहे हम लोग, आगे चलते हैं, ठीक है। 1929 में नास्ती पार्टी को जर्मन संसद का नाम क्या है? राइक्सटैग, मैंने पहले बता दिया है, जर्मन संसद का नाम है राइक्सटैग। वहां पे चुनाव में मात्र 2.6% वोट मिला। मतलब कुल मिला के नाजी को लोग नहीं जान रहे हैं, नाजी के सब नहीं जान रहे थे। लेकिन 1932 तक आते आते जर्मन जो नाजी जो पार्टी थी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और अगले ही चुनाव में 37% वोट मिला। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। हिटलर के बारे में जानते हैं कि हिटलर बहुत पावरफुल स्पीकर है, उसको बोलने का भी मतलब अपन भीड़ जमाना हो, इस तरह से बोलते हैं कि लोगों को एकदम कहीं ना कहीं एकदम अपना बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालता था हिटलर। जहां पे भाषण देता था वहां पे लोग उसके फैन हो जाते थे, है ना। वही बात है, उसका जो शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे, वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, बरसाई की संधि में जो जो नाइंसाफी हुआ उसको बदला लेंगे हम लोग, जर्मन समाज का खोया हुआ प्रतिष्ठा वापस लाएंगे, ऐसे करके आश्वासन दे रहा, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौजवानों को भविष्य देंगे। अब इस तरह का लोग, इस तरह की चीजें जो भी सुनेगा, मतलब कहने का मतलब हुआ, इस तरह का जो भी अगर जनता सुनेगी, जो कि जर्मनी की जनता के साथ नाइंसाफी हुआ, और अगर ये सब बात जनता समझेगी तो कहीं ना कहीं जनता उसको वोट देना चाहेगी, जनता उसको वोट देना चाहेगी। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो सारी चीजें अब देखिए, तो ये सारे इनका वादा है, इसका हिटलर का मतलब वादा है ना। इसलिए तो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 37% वोट ही मिला था 1932 के चुनाव में, और पार्टी और इलेक्शन जीत के उन्होंने सरकार ही बनाई थी। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे। और इसमें रहे नीचे है क्या है, एक सेकेंड। हिटलर ने राजनीतिक की एक नई शैली रची थी, वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत, जैसे कि दिखाना, प्रचार, है ना, भीड़ लगाना, ये उसका प्रोपेगेंडा
नाजी प्रोपेगेंडा देखिए कि लोगों को झूठ झूठ बोल देना, जो भी चीजें कि हाँ हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लोगों को झूठ झूठ दिखाना, भीड़ दिखाना, कि प्रदर्शन दिखाना। प्रदर्शन क्या, हमें हिटलर प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों को परस्पर एकता भाव पैदा करने के लिए नास्तियों की बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। मतलब इसके पास एडवर्टाइजमेंट का, इसको पता था कि कैसे लोग ये होंगे, तो ये सब कुछ इसको आता था और इस तरह के सारे चीजें वो करता गया है ना। स्वास्तिक को अपना चिन्ह बनाया है ना, स्वास्तिक को चिन्ह बनाया, स्वास्तिक मतलब है ना छपे लाल झंडा, स्वास्तिक पर छपा हो लाल झंडा, नास्तिक सैल्यूट, भाषणों, ये सब तरह की चीजें वो अपने प्रदर्शन को दिखाता, शक्ति प्रदर्शन को दिखाना, ये सब चीज कर रहा था जर्मनी में। नास्तियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जैसे मानो कि जनता को तबाही से उभरने के लिए ये अवतार लिया है। समझ बात को इस तरह से। ओके, एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट। तो वहां पे हिटलर को एज ए मसीहा के रूप में लोग जान रहे हैं कि भाई अगर ये पार्टी में आया, ये सब कुछ अगर हमारा जर्मनी का नेतृत्व करेगा तो जर्मनी की हालत सुधरेगी, जर्मनी का हालत सुधरेगी, है ना। सब कुछ कहा कि हम सब तरीका से करेंगे, हम हर एक काम करेंगे। ओके, ये चीजें हुआ, इस बात को आप लोग को समझिएगा। अब हम लोग समझेंगे लोकतंत्र का ध्वंस। लोकतंत्र का ध्वंस मींस की द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी, जो वाइमर रिपब्लिक थी, जो डेमोक्रेटिक्स था, वो कैसे खत्म हुआ जर्मनी में, उस चीज को हम लोग समझेंगे इस पॉइंट में। ओके, तो लोकतंत्र का ध्वंस देखें कैसे जर्मनी में हिटलर चांसलर बना और फिर जाके हिटलर एक डिक्टेटरशिप का रूप लेगा, उस सबको समझेंगे। अब क्या है कि 1933 में 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने जर्मनी का चांसलर बनाया, किसको? हिटलर को। ठीक है, हिटलर को चांसलर, एज ए चांसलर के रूप में कब बनाया? आप देख सकते हैं 30 जनवरी 1933 को। ओके, यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नास्ती पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। ये रूढ़िवादी आप कौन है? आप सब कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव जो परिवर्तन नहीं चाहते थे कि राजा महाराजा ही रहे, जो जैसा था वैसा ही रहे, उसको भी अपने पार्टी में मिला लिया हिटलर, नाजियों ने। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता, और अग्निकांड मींस की फायर। 27 फरवरी 1933 से 27 फरवरी 1933 को एक कांड हुआ। क्या हुआ कांड? सॉरी 28 फरवरी, नॉट 27। ठीक है, 28 फरवरी को क्या हुआ कि जर्मनी की संसद में लग गया आग, है ना। जर्मनी की संसद में लग गया आग, इसलिए इस जर्मनी के संसद में आग लगा, इसलिए, है ना, 28 फरवरी 1933 को। ठीक है, आग 27 फरवरी को ही लगा था, 27 फरवरी 1933 को। उसके एक दिन बाद, ठीक है, एक दिन बाद 28 फरवरी को उसने एक फायर डिक्री जारी किया, फायर डिक्री। ठीक है, फायर डिक्री मतलब आप देखिए अग्नि अध्यादेश जारी किया, जिसके जरिए जो सिविक राइट्स थे, जो नागरिकों के पास जो अधिकार था, उसको सस्पेंड कर दिया, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। और उसमें क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, फ्रीडम ऑफ असेंबली था, ये सबको सस्पेंड, है ना। क्या क्या था देखिएगा, ठीक है, अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा, 3 चीज जो कि फ्रीडम महत्वपूर्ण चीज है, उसको इसने सस्पेंड कर दिया इस फायर डिक्री के माध्यम से। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया, कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नास्तियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नास्ती शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। मतलब अब ये जैसे ही बना तो एक तो कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें पहले एक बहुत बड़ा चेंबर आता था, उस चेंबर में लोगों को डाला, उस चेंबर में डालने के बाद लोगों को गैस के माध्यम से मार दिया जो उसके विरोधी था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ना कि 6808 अरेस्ट फाइल आपको देखने को मिलती। इस जगह का एक सिटी था जहां पे 5 लाख जनसंख्या था, है ना, 500,000, है ना। सॉरी, आप उसमें 1440 का मतलब कम्युनिस्ट थे उसमें अकेले, जिसमें सबको मारा। अभी 52 टाइप ऑफ विक्टिम, अलग अलग
जाति, अलग अलग रेस के लोगों को मारा, अलग अलग तरह के लोगों को निशाना बनाया, है ना। इस चीज को समझेंगे। 1900, अब देखिए 1933 3 मार्च, बहुत जल्दी, कितना स्पीड हो रहा है। 3 मार्च को एक एक्ट लाया, इनेबलिंग एक्ट। 3 मार्च 1933 को कौन एक्ट पास किया? इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। 3 मार्च 1933 को उसने प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित हुआ। मतलब जर्मनी में क्या स्थापित हो चुका है? जर्मनी में स्थापित हो चुका है डिक्टेटरशिप। मतलब अब जर्मनी में तानाशाह के रूप में हिटलर बैठ चुका है। जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। जर्मनी में डेमोक्रेसी से क्या बन गया? डेमोक्रेसी से क्या हो चुका है अब? डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। जैसे मैंने बताया था ना कि 1919 से चला कहां तक? 1933 तक चला। देखिए इनेबलिंग एक्ट के तहत पहले से मौजूद, देखिए इसमें क्या था, आप समझिए बात को, है ना। इस कानून ने हिटलर को संसद के हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों को जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। अब इनेबलिंग एक्ट के थ्रू तो पहला डिक्टेटरशिप हुआ। सेकेंड चीज क्या हुआ कि संसद गया भाड़ में, संसद गया भाड़ में। अब क्या हुआ? एक डिस्पोट शासक के रूप में, डिस्पोट डिक्टेटर, मतलब कहने के जो, अब डिस्पोट निरंकुश क्या होता है? जिसमें कोई अंकुश ना, उसको जब मन में आए जब कोई भी लॉ ला दिया, जब मन में आए कर बढ़ा दिया, जब मन में आए जो कर दिया, वो होता निरंकुश, जैसे कि पहले के राजा होते थे, वही हुआ। और इसके अलावा नास्ती पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों को, ट्रेड यूनियनियों को, सब जितने भी पार्टी, इस पार्टी के अलावा था, जितना भी पार्टी है, पार्टी हो, है ना, यूनियन हो, ऑल आर क्लोज, सबको बंद करवा दिया, सबको खत्म करवा दिया, है ना। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, सब पूरे तरीके स्टेट कंट्रोल पे। न्यायपालिका, मीडिया, सेना, सब किसके कंट्रोल में है? सब स्टेट के कंट्रोल में। सब मींस की स्टेट मींस क्या? स्टेट तो अब तो स्टेट कौन है? स्टेट कौन है? हिटलर, डिस्पोट है, शासक है। जो शासक है उसके कंट्रोल में, है ना। अभी अगर मान लेते हैं आपके यहाँ प्रेस मींस जो प्रेस है, न्यूज है, जो चीजें हैं, प्रेस हो या सैनिक हो, सब अगर केंद्र के हाथ में आ जाए, केंद्र के कंट्रोल में आ जाए, तो कुछ समझ लीजिए तानाशाही रूप हो जाएगा। वही हुआ, इस बात को समझिएगा, ठीक है। एक सेकंड। पूरे समाज में नास्तियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते का गठन किया। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, है ना, स्टॉर्म ट्रूपर्स, है ना, ये थे ऐसे। और हरी वर्दीधारी ग्रुप के अलावा गेस्टापो जो गुप्तचर राज पुलिस था, ऐसे अपराध नियंत्रण सुरक्षा सेवा एसडी, सब का गठन किया गया। देखिए तो ये हर सवाल क्या बनेगा, ये नहीं पूछेगा एसएस क्या था, क्रिमिनल पुलिस सिक्योरिटी सर्विस क्या था, ये तो बता दे जाए, लेकिन गेस्टापो दे देगा। क्या होगा? गेस्टापो एक पुलिस बल था। किस तरह का? स्पाई था, सिक्योरिटी का था, है ना, या पूछेगा इंटेलिजेंस था। तो गेस्टापो एक पहले जो सेक्रेट स्टेट पुलिस था, तो खुफिया तरीके से काम, जैसे कि आप देखते हैं ना सीबीआई, इस तरह का, वो वैसा था, है ना। ओके, इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दिस न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस दैट गिव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। अब इन सारे पुलिसों को बहुत बेहिसाब संवैधानिक अधिकार मिला। संवैधानिक अधिकार मतलब जो अधिकार संविधान में नहीं, उसके अलावा अधिकार दिया गया। और जो ये जो नास्ती राज था, उसको एक खूंखार आपराधिक राज की छवि, मतलब इसने इतना ज्यादा तबाही मचाई इन सैनिकों ने कि अब जो नास्ती था उसको लोग खूंखार आपराधिक राज की छवि प्राप्त हो गई। गेस्टापो के यंत्रणा गिरोह में किसी को भी बंद किया जाता था। ओके, इस बात को ध्यान रखें। देखिए अभी कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताया ना, कंसंट्रेशन कैंप, a camp where people were isolated and detained without due process of law, typically it was surrounded by electrified barbed wire fence। ये कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को डाल दिया, है ना, बिना कोई नियम की, वैसे ही उठा के डाल दिया जिसको मनाया उसको। और वहां पे उस चारों तरफ लाइन दे दिया, है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी का वायर है और उसके अंदर कैंप है, कैंप के अंदर लोगों को मार दे रहा है ना। ये स्थिति है, ये स्थिति आप देख सकते हैं, यंत्रणा गृह है ना। अब देखिएगा क्लियर, आगे भी और हम चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए देखिएगा। ओके, किसी भी बिना का, वही सेम चीज है ना,
दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस बात को समझिएगा। पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, अब पूरा परिवर्तन करना। हिटलर पूरे जर्मनी में परिवर्तन लाएगा, है ना, पूरे जर्मनी में परिवर्तन लाएगा हिटलर, उसको समझेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर ने कैसे अर्थव्यवस्था का सुधारा, है ना, कैसे चीजों को क्लियर किया, उन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। ओके, अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर, चलिए। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉल्मर शॉक्ट को सौंपी। हॉल्मर शॉक्ट, ठीक है। अब देखिए नाम ध्यान रखिएगा, इसमें जेड जो है ना, जे जो है वो साइलेंट है, इसलिए हॉल्मर पढ़ेंगे इसको, है ना। हॉल्मर क्या नाम है इसका? हॉल्मर शॉक्ट, हॉल्मर शॉक्ट। ओके, शॉक्ट मतलब ऐसे लिखा होगा, SCHT, इधर लिखा होगा, है ना, हॉल्मर शॉक्ट, है ना, हॉल्मर शॉक्ट। हॉल्मर शॉक्ट एक इकोनॉमिस्ट है, उसको बोला भाई अर्थव्यवस्था सुधारो, और इस हॉल्मर शॉक्ट ने जो डाला वो डाला फुल प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट। उसने बोला बेधड़क प्रोडक्शन करिए, जितना ज्यादा हो सकता है प्रोडक्शन करिए चीजों को, और लोगों को जबरदस्त तरीके से रोजगार दीजिए। जितना ज्यादा लोग रोजगार में आएंगे उतना ज्यादा काम और उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ये सब के लिए चाहिए क्या? वर्कर्स चाहिए ना भाई, मजदूर तो चाहिए। तो उसका कंसेप्ट था फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, शॉक्ट ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाया जाने वाला रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन, और वॉक्सवैगन चलते रहता है ना, वॉक्सवैगन, तो वॉक्सवैगन चला है ना, वॉक्सवैगन, पता नहीं गलत लिखा गया होगा, वी से होगा, ठीक है, वॉक्सवैगन, जो आज हम लोग इंडिया में देखते हैं कार को। तो वॉक्सवैगन कार, जर्मन सुपर हाईवे, ये सारे गाड़ियां जो आप देख सकते हैं, है ना, ये सारे उसी योजना के तहत बनाए गए। तो वॉक्सवैगन का विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फॉरेन कामयाबी मिली। मतलब जो फॉरेन पॉलिसी था 1933 में, उसने लीग ऑफ नेशंस से पहला पल्ला झाड़ लिया। 1933 में उसने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन जिसमें शामिल था जर्मनी, उससे ही अलग हो गया, बोला हम नहीं रहेंगे लीग ऑफ नेशन में। 1936 में राइनलैंड पे दोबारा कब्जा, राइनलैंड जो कि एक प्रमुख, आप समझ सकते हैं कि अति मिनरल वाला क्षेत्र था, उसको फिर से कब्जा में लिया राइनलैंड को, है ना। और उसके बाद ऑस्ट्रिया को मिलाया 1938 में जर्मनी में, और वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ये कौन सा नारा दिया? वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के तहत ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ओके, फिर इसके बाद चेकोस्लोवाकिया को कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेंटलैंड एक जगह है जर्मन जहां पे लोग जर्मन बोलते हैं, हालांकि चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में था, उसको प्राप्त किया। सुडेंटलैंड एक जगह है, उसको चेकोस्लोवाकिया से लिया, ठीक है। और पूरे कंट्री को आप समझ सकते हैं कि फिर से मतलब उस तरह इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नजर वर्साई के संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबों में ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। अब जर्मनी में इस तरह चीजें हो रही, तब लगा कि अब तो भाई हम किस्मत, डेस्टिनी ही चेंज हो जाएगा जर्मनी का, है ना। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर रुका नहीं। शासन ने उसे बोला कि भाई तुम अलग अलग जगह क्यों कब्जा कर रहे हो, तुम अपने क्षेत्र पे इन्वेस्ट करो, तुम अपने राज्य पे इन्वेस्ट करो, तुम जर्मनी पे इन्वेस्ट करो, है ना, तुम जर्मनी में पैसा खर्चा करो, तुम इधर उधर युद्ध में पैसा खर्चा कर रहे हो, कोई काम नहीं है। देखिए लिखा ना, शॉक्ट ने हिटलर को सलाह दिया कि हथियारों और सेना पैसा नहीं खर्चा करो, सरकारी बजट घाटा में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी ने इतिहास पसंद लोगों के लिए जगह नहीं थी, शॉक्ट को उनके पद से हटा दिया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वो राष्ट्रीय, अब उसको लगा कि भाई हम युद्ध क्षेत्र जीत लेंगे, और क्षेत्र जीत लेंगे तो मेरे पास तो ऐसे ही पैसा आ जाएगा, उस क्षेत्र का सारा रिसोर्स आ जाएगा, उस क्षेत्र का पूरा पैसा आ जाएगा, तो हमारे लोगों को क्या दिक्कत है पैसा का, हम तो लड़ाई करेंगे। ओके, ये रहा इसका कंसेप्ट। ओके, राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान रखते हुए सितंबर 1939 में पोलैंड पे हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस
और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक प्रतिष्ठित संघर्ष हस्ताक्षर किया। इस संधि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दबाव मौजूद हो गया। यूरोप में ज्यादा नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिछा दी गई। 1940 के अंत हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। मतलब ये हुआ भाई, अब समझिए बात को, कि 1940 में अटैक किया पोलैंड पे, है ना, पोलैंड पे आक्रमण किया। 1940 में पोलैंड पे आक्रमण किया, है ना। 1939 में इसने पोलैंड पे आक्रमण किया। इग्नोर करिएगा, साउंड आ रहा होगा आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तगड़ा, तो उसी से आवाज आ रहा है ज्यादा। ठीक है, 1939 में इसने पोलैंड पे हमला किया। 1940 को क्या किया, 1940 में क्या किया, जर्मनी ने इटली और जापान को अपने शामिल कर लिया। इटली और जापान के साथ इटली और जापान के साथ जर्मनी ने एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया, ट्रीटी किया, है ना, ट्रीटी किया। इस ट्रीटी से आप कह सकते हैं हिटलर का पूरा विश्व में नाम हो चुका है। और यूरोप में ज्यादातर देशों में जो नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिछा दी गई। 1940 तक हिटलर अपनी ताकत के शिखर पे था। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करना ही कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, जो 1939 से 1945 तक चलेगा। इस बात को ध्यान में रखेगा। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के लिए दीर्घकालिक सपने पर केंद्र कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जो 1941 उसने सोवियत संघ पे हमला कर दिया। देखिए 1941 में उसने यूएसएसआर पे हमला कर दिया, सोवियत आर्मी पे हमला कर दिया। जो सोवियत, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस आक्रमण से पश्चिम, ठीक है, सॉरी, 1941 में सोवियत संघ पे हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। ठीक है, सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राड में जर्मनी सेना को घुटने टेकने पर मंजूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटना ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। यह हुआ कि इसने जब जर्मनी पर अटैक किया तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफी बना था। ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट पे जो ब्रिटिश, अब देखिए जर्मनी का अगर हम मैप बनाएंगे ना तो इधर वेस्टर्न फ्रंट हो जाएगा, तो इधर ब्रिटिश ने वेस्टर्न पार्ट पे अटैक कर दिया, है ना। अब जब इधर पूर्वी तरफ जा रहा था, इधर यूएसएसआर का जो आर्मी है वो पूरा भीड़ रहा है, जो रेड आर्मी था पूरे तरीके से। ऐसा हुआ कि इस आर्मी ने खरीदते बर्लिन पहुंच गया, है ना, बर्लिन में। तो अब ये समझिएगा कि ओके, ठीक है, उसी कारण देखिए सोवियत हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर द हाफ सेंचुरी। उसके बाद तक वही तो है कि वहां यूरोप में जब ये यूएसएसआर घुसा तो जहां तक ये पहुंचा वो उन एरिया में कहीं ना कहीं सोवियत का दबदबा बहुत सालों तक बना रहा भाई, क्षेत्र को जीतते गया। इस बात को समझिएगा। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all economic problem that the First World War had caused. अब अमेरिका चाह के भीड़ फिर से हम नहीं युद्ध में आएंगे, अगर फिर से युद्ध में आएंगे तो फिर वही आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएगा, तो नहीं। लेकिन लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकतें फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमले की योजना बना ली थी। अब जापान जो कि सपोर्टर है इधर आपका जर्मनी का, उसका दबदबा बढ़ रहा है। उससे धीरे धीरे वो आप देख सकते हैं कि यूएस के जो नवल बेसेस हैं पैसिफिक में, उस पर भी अटैक करने का प्लान बना रहा है ना। जापान ने जब हिटलर का सपोर्ट मिला और यूएस का बेस पर्ल हार्बर पे उसने क्या किया, अटैक कर दिया। तब जाके अमेरिका को शामिल होना पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इस बात को ध्यान रखिए, पर्ल हार्बर का अटैक है, ठीक है, उसका एक आप कह सकते हैं कि नवल बेसिस था, उस पर अटैक कर दिया, पूरा उड़ा दिया, है ना। तो पर्ल हार्बर पे अटैक किया जापान ने। तब जाके फिर अब देख सकते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को, है ना, हिरोशिमा नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा जापान में, है ना। और फिर जाके वार 1945 में खत्म हुआ विथ हिटलर डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड जापान। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वी नाउ रिटर्न टू हेलमुथ एंड हिज फर्दर स्टोरी ऑफ नाजी किल ड्यूरिंग द वॉर। अब ये सब समझ चुके हैं कि क्या हुआ। जापान पे अटैक हुआ, हिटलर हार चुका है, तो जर्मनी हार चुका है, हिटलर सरेंडर कर चुका है। अब हम आएंगे कहानी, और वो कहानी आएगा हेलमुथ, जिसके बारे में हम लोग समझे थे कि उसके पापा ने क्यों सुसाइड किया, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आगे।
यही था क्या? देखिए कुछ न्यूज़पेपर है जो भारत में छपा दे, हिंदुस्तान टाइम है ना, ये उसी से कहा है कि आयरन रूल इन जर्मनी, साइलेंसिंग द अपोजिशन, हिटलर रिपोर्टेड डेट, तो ये सारे वो सब कहानी है न्यूज़पेपर में। नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण, जो नाजी, आप देखिए हम तो कहानी समझ लिए ना भाई, ये क्या हुआ, अब आप समझे कि नाजी का क्या दृष्टिकोण था, नाजी का क्या सोच था, नाजी क्या चाहता था, है ना, नाजी ने आखिरकार इतने लोगों को क्यों मारा, नाजी का क्या था, वो सब कुछ समझेंगे इस पॉइंट के माध्यम से। नास्तियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं का एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। नास्तिक विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। मीन्स ऑल कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटीज है इंडिया, जो सोसाइटी है वो सब समान नहीं है, वर्ल्ड में कुछ ना कुछ अलग है। वे नस्ली आधार पे बेहतर या कमतर हो, चाहे तो सुपीरियर चाहे तो इन्फीरियर, उसका मानना था। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीले आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर सबसे ऊपरी हैं। ब्लॉन्ड कलर है ना, जिनका आंख ब्लॉन्ड है, ब्लू आई है ना, ब्लॉन्ड है, ब्लू आई है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। देखिए लिखा नॉर्डिक जर्मन आर्यन, आर्यन शब्द का इस्तेमाल किया है ना, जो टॉप हैं, और ज्यूस हैं जो सबसे लोवेस्ट पे आते हैं, ठीक है, वो उनको एंटी रेस बोला, उनको एनेमियो, आर्यन का दुश्मन बोला। उसके अलावा जितने भी अलग कलर के जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनका एक्सटर्नल फीचर क्या है ना। उसने पहले तो कहा कि भाई देखो नॉर्डिक जर्मन आर जो है ना, जो ब्लॉन्ड, जिनका ब्लू आइज है ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ओके, बोला कि वो सबसे ऊपर में रहेगा, और यहूदी को लोअर इन्फीरियर माना। उसके बाद बोला इसके अलावा जो और कलर के लोग हैं ना, उनका रंग रूप के हिसाब से हम देखेंगे क्या है ना। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित था। अच्छा, डार्विन का थ्योरी क्या था? डार्विन का थ्योरी अगर हम देखेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा फिट कर पाएगा इस हैबिटेट को वही सरवाइव कर पाएगा, वही जीव सरवाइव कर पाएंगे, है ना। जो इस हैबिटेट को झेल पाएगा वही सरवाइव कर पाएगा। तो वही वो जानवरों के लिए, मतलब मीन्स वो आप समझे जानवरों के लिए, और वो अलग चीज है, बायोलॉजी का चीज है। लेकिन इसने रियल लाइफ में कर दिया, इसने अपने अकॉर्डिंग चलाया उस थ्योरी को, डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों को, ठीक है। उसने बोला विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति व्याख्या का प्रयास किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो, ठीक है, वो किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन का थ्योरी क्या था? कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, है ना। जो भी प्लांट का निर्माण हुआ, जो भी प्लांट और एनिमल जो बने हैं वो इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन पे बने हैं ना। इवोल्यूशन धीरे धीरे इवेल्युएट होके बने, वो आगे हम लोग देखेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था कि सर्वाइवल, जो सबसे सर्वाइव कौन कर पाएगा? जो फिट हो पाएगा, जो उस, जैसे कि आप समझिए ये हुआ कि स्पेसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ इन द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को झेल पाएगा वही रह पाएगा पृथ्वी पर, इसका था। और इस चीज को वी शुड वेयर इन माइंड, डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट वी हैव थॉट इन द डिफरेंस, मतलब ये कहा कि, लेकिन इस विचार का मतलब ये नहीं था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को डाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती है। यहां हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था, उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने प्राची समाज पर अपने समाजवादी शासन के सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। हाँ देखिए, कहा था कि सर्वाइव वही कर पाएंगे, इवोल्यूशन वही कर पाएंगे, उसमें ऐसा थोड़ी बोला था कि मनुष्यों को दोबारा उन चीजों में हस्तक्षेप करेंगे तब जाके कोई बचेगा जीव। वह चाहेगा तो मनुष्य सबको खत्म कर सकता है, वैसा नहीं तो वो तो नेचुरल सेक्स के बारे में बात किया था, मानवीय हस्तक्षेप थोड़ी बात किया था। लेकिन जो भी समाजवादी नेता हैं, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, जो नस्ल भेदी नेता रहे हैं, जो एक रेस की बात करते हैं, उन्होंने इस थ्योरी का गलत इस्तेमाल किया और उसने बोला जो नस्ल सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे आर्य को बोला, वही अपनी शुद्धता बनाए रखेगा और वही अपना ताकत इस्तेमाल करेगा, वर्चस्व कायम करेगा, उसके अलावा सब खत्म है। हिटलर का दूसरा जो थ्योरी है, दूसरा जो विचारधारा है, वो है लेवेंसॉव या जीवन परिधि
की भू राजनीतिक अवधारणा। वो क्या है? हिटलर का वो जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम, एक जगह ध्यान रखिए, नाम याद रखिए, ठीक है। और लिविंग स्पेस, उसने बोला, उसने उसका ये थ्योरी क्या था, लेवेनस्ट्रॉम का जीवन परिधि है ना, लिविंग स्पेस थ्योरी क्या था लेवेनस्ट्रॉम का? वो था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, इससे मातृ देश का क्षेत्रफल ही बढ़ेगा और नए इलाके में जब बसने वाले लोग अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने की मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जाती थी। कि मतलब यही थ्योरी, एक्सपेंड करो अपने एरिया को बढ़ाओ, अपने लोगों के लिए क्षेत्र जीतो, है ना। हिटलर पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनियों के भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहले, पोलैंड को जो अटैक किया पोलैंड 1940 में, इसी थ्योरी के थ्रू ये पोलैंड को जीते के उस क्षेत्र को मिला लेंगे, है ना। तो ये हुआ। अब देखिए नस्लवादी राज्य की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, कैसे एक नस्लवादी राज्य बना, एक नस्ल के लोग रहे। जैसे ही नाजी पावर में आया, है ना, वंस इन द पावर द नाजी क्विकली बिगन टू इंप्लीमेंट द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन का कम्युनिटी बसाना, शुद्ध जर्मनों की विशिष्ट नस्लीय समुदाय की स्थापना का सपना स्टार्ट करे। जैसे ही नाजी पावर में आया उसने ये किया, सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन साम्राज्य को, अब देखिए समझिएगा बात को, ओके। साम्राज्य मौजूद उन समाज या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, जिसको लगता था कि नहीं ये फालतू डिजायरेबल है, जिसको अवांछित माना पहले उसको खत्म किया। नास्ती शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज था। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वंचित थे जो जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग माना जा सकता। उसको लगता था कि ऐसा लोग को रखना है जो वंश का विस्तार करे, और उसमें वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को टॉप पर रखा है ना। इसके अलावा अभी और भी चीजों को हटाएगा, ठीक है। टॉप पे है ये, इसको अच्छा मानता है, वो परफेक्ट इंसान मानता है, परफेक्ट रेस मानता है ना। इसका मतलब है कि जर्मन को ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नास्ती सूद या समान मानते थे। यूथनेसिया क्या होता है, मतलब दया मृत्यु, है ना। यूथनेसिया प्रोग्राम चलाया, और अंडर यूथनेसिया प्रोग्राम हेलमुथ फादर अलोंग विद अदर नाजी ऑफिशियल्स हैज कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली हेल्थ। मींस जर्मनी के आदमी, भाई जर्मन में तो जर्मन ज्यादातर नॉर्डिक होंगे, लेकिन जर्मनी के आदमी जो डिसेबल्ड है, जो भाई विकलांग है ना, जो किसी भी तरह का विकलांग है, फिजिकली हो, पागल हो, उसको भी मार डाला। उन सबको यूथनेसिया दिया, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि धीरे धीरे मारता है, मतलब तो उनको इच्छा मृत्यु बोलते हैं। यूथनेसिया में तो इच्छा मृत्यु होता है, ठीक है, आपको मारना है ना, कैसे मारना है, कोई जहर देके या कैसे भी करके। तो यूथनेसिया प्रोग्राम चलाया, और वही हेलमुट जिस बच्चा के बारे में उसके फादर ने भी मिलके बहुत सारे लोगों को शारीरिक रूप से जो अयोग्य थे उनको मार दिया। अभी जर्मनी के लोगों को ही मार रहा। अब केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें वो अवांछितों की श्रेणी में रखा, इसके अलावा कई नस्लें भी थी जिन्हें इसे नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों, अश्वेत जो ब्लैक हैं, उनको जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को मनुष्य कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। भाई देख लो कितना बुरी तरीके से जिप्सी को मार रहा है, ब्लैक्स को मार रहा है, सबको परसिक्यूट कर रहा है, भगा रहा है। मतलब ये बस उसी को नॉर्डिक जर्मन को चाहता है कि वही रहे। नास्ती जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नास्तिक दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा। ऐसा मानते थे कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा। उसको लगता था कि ईसा मसीह को, मतलब ऐसा जरूरी है कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा, है ना। ओके, ईसाइयों की नजर में यहूदी आतन हत्यारे और सुदखोर थे। उनका कहा था कि जो यहूदी है ना, जो यहूदी ज्यूस जो है ना, जीव जो अभी इजराइल में है ना, इजराइल में है जीव। भाई समझिए कहानी, ये जीव्स इजराइल में है, वही भागत इजराइल में है, इजराइल में जीव्स है। तो जीव्स को समझते थे कि जीव जो है ना ये घूसखोरी करता है, जीव जो है ये है ना, समझिएगा बात को। ओके, ठीक है।
ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटोस यानी दलाला कहा जाता था। नंसलहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा किया था तो उन बस्तियों को खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत से उन्हें बचने का एक रास्ता फिर दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। ठीक है, देखो जीवों को क्रिश्चियनों ने बहुत परेशान किया है ना, क्योंकि किलर ऑफ क्राइस्ट मानते थे स्टार्टिंग के टाइम, मिडिवल पीरियड में जनरली। और जहां रहते थे उस एरिया का नाम था घेटोज। व्हाट इज घेटोज? अब एक शब्द आ गया घेटो। घेटो क्या था? एग्जाम में आएगा, है ना, एग्जाम में आएगा। हैबिटेट एरिया वेयर मुस्लिम लिव, एरिया वेयर पारसी लिव, एरिया वेयर ज्यू लिव्स, एरिया, तो ऐसे करके सवाल आएगा। तो हमें ध्यान जब पढ़े रहेंगे एनसीईआरटी, तो घेटो समय कह रहे थे वो जो ज्यू रहते थे। तो ये मिडाइवल के समय, मध्यकालीन समय में ऐसा था कि उन ईसाइयों से बचने के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाने, धर्म परिवर्तन करके कुछ कुछ लोग जीव से ईसाई बन गए, चलो ठीक था, ये सब चल रहा था। लेकिन जर्मनी एट द टाइम ऑफ हिटलर ऐसा स्थिति नहीं है भाई। हिटलर के समय तो खत्म, हिटलर के समय तो मारना है तुमको, तो मारना है, वही कहानी हुआ। ठीक है, अभी हमने जिप्सी के बात हमने किया ना, जिप्सी कौन ग्रुप था? ठीक है, अभी जिप्सी के बारे में बात करें। जिप्सी को मारा, जिप्सी वैसे ग्रुप है ना, जिनका एक अपना कम्युनिटी आइडेंटिटी है, जैसे सिंती एंड रोमा, बट टू सच कम्युनिटी। उसमें एक दो कम्युनिटी है जिप्सी का, एक सिंती नाम है, एक रोमा। ये दो, इसमें उनका ओरिजिन इंडिया से माना जाता है ना, इस बात को समझिएगा। ठीक है, उनका जो है इंडिया, जो जिप्सी समुदाय है उसमें सिंती और रोमा दो समुदाय हैं जिनका ओरिजिन इंडिया से माना जाता है। जिप्सी समुदाय जो इंडिया के ही थे, इस तरह इंडिया का मूल निवासी आप समझ सकते हैं, या इंडिया के जो से कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ओके। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाइयों को धर्म अपना लिया, लेकिन जानते बुझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। भाई इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, पूरी तरह से खत्म, बर्बाद कर दो। 1933 से 1938 तक नास्तियों ने यहूदियों को इस तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठे करके अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर उन्हें मार देने के, कुछ लोग गरीब बना दिया, कुछ लोग छोड़ के भाग गए और कुछ लोगों को मारा गैस चैम्बर में डाल के। इस बात को समझिएगा। ठीक है, इस बात ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसके अंदर डाल देता था लोगों को और दूसरी जगह पर ले आता था, पोलैंड में कहां ले आता था? पोलैंड में। इसमें डाल के पोलैंड में ले आके गैस चैम्बर में फिर मार देता था। ये स्थिति है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ये स्थिति आपका देखने को मिलता है। क्लियर है? और पीछे था क्या? ओके, अब हम लोग समझेंगे रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया कहता है, यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया के बारे में समझेंगे हम लोग। तो अब समझेंगे हम यूटोपिया के बारे में। ठीक है, यूटोपिया मीन्स क्या होता है? एक काल्पनिक दुनिया, है ना। यूटोपिया मतलब काल्पनिक दुनिया ही होता है जनरली। अब ये नस्ली काल्पनिक दुनिया क्या है? नस्ली मीन्स जो कि एक रेसिज्म के मामले में कैसा रेस होना चाहिए, कैसा लोग, किस तरह का लोग होना चाहिए, उसके ऊपर क्या इन नाजियों का व्यू रहा है ना, उसके ऊपर हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है। युद्ध के साये में नास्ती अपनी कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल आसवास छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य के मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। चाहता था कि जो पोलैंड का जितना भी इंटेलिजेंसिया है उसको बर्बाद कर दें। पूरे सामाजिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे, पूरे आध्यात्मिक स्तर पे जो भी पोलैंड के महत्वपूर्ण जो लोग थे, जो विद्वान हो या जिस तरह के, सबको मौत के घाट उतार देना, बर्बाद कर देना पोलैंड को। नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया।
अब देखो पोलैंड के जो बच्चे थे उनको छीन छीन के नस्ल विशेषज्ञ आप समझिए बात को कि रेस एक्सपर्ट, अब रेस एक्सपर्ट देखते थे कि ये सही नस्ल का लड़का बच्चा है या नहीं। अब नस्ल एक्सपर्ट क्या करते थे कि जांच करते थे, एक नस्ल टेस्ट, रेस टेस्ट में अगर जो बच्चा पास हो गया उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और ऐसा नहीं होने पे उन्हें अनाथ आश्रमों में डाला गया। उनमें से ज्यादातर तो मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पे मारा जाता था। इस बात को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लार्जेस्ट गेटोस भी थे और गैस चैम्बर में थे जहां पे जीवों को मारा गया। ठीक है, पोलैंड में ही बनाया था। ठीक है, जीवों को मारने के लिए जो जगह था वो पोलैंड में ही बनाया गया, इस बात को समझिएगा। ठीक है, मौत का सिलसिला देखिए, मौत, स्टेप टू डेथ, समझिएगा बात को। ठीक है, समझिएगा। अरे कहां चला गया मैं, एक सेकेंड देखिए। पहला चरण क्या था? एक्सक्लूजन। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहना का कोई हक नहीं। पहले तो लोगों को भगाया। न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति को ही जर्मन का नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों जर्मनों के बीच विवाह नहीं होगा। यहूदियों जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों का अपराध घोषित किया जाएगा। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय, यहूदियों का बिजनेस बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकालना, यहूदियों की संपत्ति जब्त करना। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया। उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जो सिनोगॉग्स कहलाता है उसको जला दिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। देखिए ध्यान रखिए, सिनोगॉग एक नया शब्द है। सिनोगॉग्स क्या है? जहां पे यहूदी करते हैं प्रार्थना, जहां पे यहूदी प्रार्थना करते हैं उसको हम बोलेंगे सिनोगॉग्स। इस एग्जाम में सवाल आएगा, सिनोगॉग्स इज अ प्रेइंग प्लेस ऑफ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ज्यूइश, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। पारसी, तो क्या हम उत्तर देंगे? ज्यूस का जो प्रार्थना कर उसको सिनोगॉग्स बोला गया है ना। उन्हें गिरफ्तार किया। फिर देखिए जिसके घरों पे हमला हुआ, यहूदियों को इस यहूदियों के मंदिरों को आप प्रार्थना कर बोल सकते हैं, उसको तोड़ा गया। उस घटना को बोलते हैं नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बोलते हैं इस घटना को। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, है ना। हिंदी में भी सेम चीज लिखा हुआ है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए आप एक सिंबल देख सकते हैं, इस पर लिखा गया है उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। मतलब एक नहाने का जगह है ना, बाथिंग एरिया है, रिजॉर्ट है। उसमें बोला गया कि ये जो हमारा रिजॉर्ट है ना, यहाँ पे यहूदी नहीं है, ये तो मुक्त है। मतलब यहूदियों की इस तरह से आप देख सकते हैं ना किया जा रहा है। ठीक है, अभी और चीज को देखेंगे। ठीक है, और दूसरा चरण, पहला चरण क्या था आप देख लिए। दूसरा चरण था 1940 से लेकर 1944 तक, उसको गेटो सेशंस बोला गया। अब सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे और अपने देखिए ये क्या आ गया, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों के लिए एक ऑर्डर निकला कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा के रखेंगे, पता चले कि तुम यहूदी हो। उनके पासपोर्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों और पूर्वी क्षेत्र में लोज और वारसा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा। घेटो जहां पे रह रहे हैं, जहां पे रखा जा रहा है, घेटोज कहलाया। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटो में दाखिल होने के पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, बीमारी ये सब हो चुका है। तो ये देखिए, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, जो घेटो में लोग हैं, घेटो में लोग, उसका देखिए इमेज देखिए, घेटो के लोग बोला दिस इज ऑल आई हैव टू से, उसके पास कुछ बचा ही नहीं। मींस वीमेंस वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द गेटोज। कुछ उनके पास सारा संपत्ति छोड़ के आ रहा, कुछ है ही नहीं वहां पे। गरीबी, भुखमरी, सब बीमारी, सब कुछ आप देखने को मिलेगा, है ना। इस बात को समझिएगा, आगे चलेंगे, है ना। तीसरा चरण था सर्वनाश। 1941 के बाद तुम्हें जीने का, मींस यहूदी यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अनहिलेशन थर्ड चरण था,
अनहिलेशन, यू हैव नो राइट टू लिव। इस बात को समझेंगे। जो भी भागने की कोशिश करता है, देखिए भागने की कोशिश कर रहा है ना, कहां से, चैम्बर जो आपका कंसंट्रेशन कैंप था उससे, तो चारों तरफ करंट था, करंट से लोग मर रहे हैं ना। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों का ढेर, इतने लोगों को मारा गया। समूचे यूरोप में यहूदी मकान, यातना गृह, घेटो बस्तियों में रहने वाले मालगाड़ी से भर भर के मौत कारखानों तक ले जाया जा रहा है। पोलैंड या अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्चेक, ऑस्टविट्ज, सेबेबोर, स्टेबलंका, चिलमनो, मतलब ये सब गैस चेम्बर्स के नाम है ना, जो ईस्ट में थे, पोलैंड के और या पूरब, मतलब पूर्वी यूरोप में कुछ गैस चेम्बर बनाएंगे। उस चेम्बर का नाम है वेल्जेक, ऑस्टविट्ज, सोबिबोर, ट्रेबिनका, चेल्मो, मैजडेनेक्स। ये सारे गैस चेम्बर हैं। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट विद साइंटिफिक प्रिजन, एकदम वैज्ञानिक तरीके से मारा जा रहा है लोगों को, मतलब इस चैम्बर्स में, गैस चैम्बर। तो गैस चैम्बर्स का नाम है बेल्जिक, ऑस्टविट्ज है, सोबिर है, ट्रेबिनका है, चेल्मो है, मैजडेनेक है। इस बात को ध्यान में रखें। कंसंट्रेशन कैंप देखिए कैसा कंसंट्रेशन कैंप, ये इसमें लोगों को मार जा रहा है, गैस डाल रहे, इधर लोग रह रहे हैं, इधर चारों तरफ करेंट है, इस तरह कंसंट्रेशन कैंप है ना। कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैमरा से लग रहा है यार ये यहाँ पे लोगों को मारा जाएगा, लेकिन देखने में तो लग रहा है कितना ब्यूटीफुल सीन है ना। ये देखिए, शूट टेकन अवे फ्रॉम द प्रिजन बिफोर द फायर शो, मरने से पहले उनके जूते ले लिए गए, जूतों को रखा, कितने भाई देख सकते हो ना, ये फोटो से देख के लग रहा है कितने लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह की स्थिति है भाई यूरोप में, आप देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। नास्ती जर्मनी में युवाओं की स्थिति। अब हम लोग समझेंगे कि जो नाजी में हम लोग देखें कि एक रेस को किस तरह से किया, नाजी ने किस तरह से रिपब्लिक से सिर्फ तानाशाह के रूप में परिवर्तन हुआ, नाजी का जो भी चीजें अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि नाजी ने किस तरह से युवाओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया, युवाओं का क्या हाल रहा नाजी गवर्नमेंट में या नाजी के राज्य में, उन चीजों को हम लोग समझेंगे इस टॉपिक के माध्यम से, ठीक है। इस टॉपिक के माध्यम से यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझेंगे, युवाओं की स्थिति के बारे में, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, ठीक है। जूम कर लेते हैं, अब देखेंगे। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की तरह पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज बनाने के लिए बच्चों को नास्ती विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, घुट्टी पिलाना पड़ेगा। इसलिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पूरा नियंत्रण आवश्यक है। स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, उनको नाजी आइडियोलॉजी सिखाया जाए, घर में रहेंगे तो उनको उस पर वहां पे भी ध्यान देना है। नास्तीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूल में सफाई, तमाम स्कूल में क्या हो रहा था, सफाई हो रहे थे, तमाम स्कूल में सफाई हो रहे हैं, इस बात को समझिएगा, है ना। तमाम स्कूल में सफाई हो रहे हैं और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई रही। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले से नौकरी हटा दिया गया, बातें मार दिया गया, बच्चों को अलग से बैठा रहे हैं। जर्मन और यहूदी बच्चों को एक साथ नहीं बैठना है, खेल कूद भी नहीं सकते हैं। बाद में अवंचित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 दशक में तो यह भी उनके गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नासी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया, मतलब लोग बच्चों को दिमाग में डाला जाए आइडियोलॉजी नाजियों का, है ना। उनके सिलेबस में भी ये सारी चीजें, नया सिलेबस चालू हो गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नया विषय चलाया गया, है ना, रेस साइंस एक नया सब्जेक्ट चला दिया। आप समझे बातों को, ओके। और गणित की कक्षाओं में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे वफादार और कार्य बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए बच्चों को हिंसा और नकारात्मक भावना पैदा करना। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी ही प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला ताकतवर बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यूंग फोंग में दाखिल करा दिया है, ठीक है। जंग वोल्फ जिसको बोला गया, जंग वोल्फ बोला गया, ठीक है, जंग वोल्फ बोला गया, जंग वोल्फ ये जगह है। यहां पे एडमिशन किसको मिला, 10 ईयर ओल्ड जो 10 साल के बच्चे हैं उनको इसमें एडमिशन लेना है ना। और 14 साल जैसे उम्र होगा वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हिटलर यूथ करके एक संस्था है, या नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी इसका नाम है। हिटलर यूथ संस्था में फिर ये शामिल हो जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर। 10 साल में यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा जंग वॉल पे, 14 साल में हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाएंगे, जहां पे वो बहुत सारे लड़ाई वाला चीज सीखेंगे, एग्रेशन सीखेंगे, वायलेंस सीखेंगे, डेमोक्रेसी को किस तरह से थू करना, सब कुछ तरह का चीज सीखेगा, है ना। ओके, तो लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों सबको हटाना, सबक घृणा करना सिखाना। गहन विचारधात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद 18 साल की उम्र, जैसे 18 साल की उम्र होगा वो लेबर सर्विस में शामिल हो जाते हैं। लेबर सर्विस में शामिल होना
होना था, है ना। और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सहायता लेनी पड़ती थी। अब इस बात को समझिए, यूथ लीग और जो नाजी का था इसमें शामिल होना, फिर उसके बाद फिर सेना में शामिल हो जाना सारा ट्रेनिंग के बाद। ये जैसे आप देखते हैं ना कि IAS सब जो होता है ना, IAS वाला, ये सब चीजें किस तरह से उनको उस तरह के पूरा जिहाद वाद के बारे में पढ़ाया जाता है, उस तरह के उनके नॉलेज दिया जाता है, वो पागल हो जाते हैं इस तरह से, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको आतंकवादी बना। तो वही सिस्टम चल रहा है, उसी तरह के आप सिस्टम आप समझ सकते हैं कि देखने को मिल रहा है जर्मनी में जब नाजियों का दौर था। ठीक है, युगफोंग समझिए 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नास्ती युवा संगठन। युगफोंग 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, इस बात को समझिए। मैंने बोला 10 साल का उम्र से स्टार्टिंग होता था, 14 साल में तो फिर नाजी यूथ में घुस जाएगा ना वो। ओके, ऑल बॉय बिटवीन द एज 6 and 10 वेंट टू द प्रिलिमिनरी नाजी। यही सेम चीजें हैं कि 6 से 10 साल के बच्चे जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। ओके, उनको शपथ लेने पर, शपथ क्या, वो एक शपथ ले रहे हैं, बच्चा शपथ क्या ले रहा है, हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ। हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्तध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूं। ईश्वर मेरी मदद करे। देख सकते हैं बच्चों को किस तरह का शपथ दिलाया जा रहा है। रॉबर्ट ले जो जर्मन लेबर फ्रंट के हेड थे, उनके द्वारा है कि हम तभी से काम शुरू कर रहे थे जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही बच्चा जरा सा सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए छोटा झंडा थमा दिया था। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन ये सब कुछ पूरा करने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं। लेबर फ्रंट उनकी अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। ये लेबर फ्रंट जहां पे शामिल होना बच्चों को, उसका ये स्थिति है। समझ मेरे बात को, ठीक है। बच्चिंत बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहते हैं, देख रहे गोरे बच्चे हैं जो आर्यन रेस के हैं। कब्जे वाली रोग से अधिकृत पोलैंड के बसाने वाले जा रहे शिशु अपनी माँ के साथ, है ना, जो अच्छा है उसको पकड़ के रख लिया गया। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। आप देखिए, नास्ती यूथ लीग का गठन 1900। आप देखिए, नाजी यूथ लीग, इसका गठन क्या होगा? नाजी यूथ लीग पूछेगा ना भाई सवाल। 1922 में 1922 में स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ। यहाँ पे नाजी यूथ लीग का गठन हुआ 1922 में, ध्यान रखिएगा। 1933 तक आता था। इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नास्तीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठन को पहले बंद कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा। मतलब इसके अलावा जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सबको बंद करके केवल नाजी यूथ लीग चल रहा है। ठीक है, मातृत्व की नास्ती सोच। अब जो मदरहुड की कैसी माँ होनी चाहिए, है ना, उनके ऊपर क्या सोच था नाजियों का, उसको समझेंगे, है ना, उसको समझेंगे। नास्ती जर्मनी के प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता कि औरतें बुनियादी तौर पे मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें देखो क्या है उनका सोच, क्या है। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से भिन्न है। औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। उनका कहना है कि औरतें जो मर्द के लिए समान अधिकार की बात करती, सब गलत चीज है। यह समाज को नष्ट कर देगा। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता है कि उनका फर्ज है एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालना, बच्चों को नास्ती मूल वैल्यू सिखाना, और उनका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजावाहक वही थी। मतलब आपको बच्चे पैदा करने हैं कैसा, नॉर्डिक जर्मन, जो अच्छे नस्ल का हो, उनका देखभाल करना, उनके अंदर आप, उन बच्चों के अंदर आप नास्ती जो मूल्य है, आइडिया, बिलीफ्स, जो मान्यताएं, वो डालो बच्चों के अंदर। ये काम है आपका। यहूदियों से दूर रहो, ये काम है आपका, है ना। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है। लेकिन नास्ती जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं था। जो औरतें नस्ली तौर पे अवांछित बच्चों को जन्म देती, जो बच्चे को विकलांग बच्चा जन्म दे रही है, उनको दंड दिया जाता था, जबकि नस्ली तौर पे वंचित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अवार्ड मिल रहा है। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी, थिएटर, रेलगाड़ी में टिकट में सस्ते टिकट मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को बहुत ज्यादा अवार्ड दिया, है ना, मेडल्स दिया। 4 बच्चे पैदा करने वाली मां को कांसे का ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चे वाले को सिल्वर मेडल, 8 बच्चे वाला को। कंपटीशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अच्छे रेस के बच्चों को पैदा करने वाली महिलाओं को, कि मतलब उनका कहना था कि नाजियों का यह
जो आर्यन, जो नॉर्डिक आर्यन है, उन जो जिस तरह का नस्ल की बात करता था हिटलर, उनका जनसंख्या बढ़े, उनका पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जैसी जैसी मेडल्स मिल रहा है महिलाओं को। आप समझ सकते हैं। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। जो भी इसका करने का मतलब कि जो इनके नियम के, इसके जो रूल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको अगर कोई भी महिलाएं नहीं मानेगी, उसको जलील किया जाता है, मुंह पे कालिक, है ना, गंजा कर देना और इस तरह की चीजें है ना। उनके गले में ऐसा टांग देना, तख्ती टांग देना, उस पर लिखा था मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया हूं। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारे औरतों को जेल की सजा हुई, बल्कि उन्हें तमाम नागरिक सम्मान, उनके पति परिवार भी छीन लिए गए। ये देखिए, है ना। अब हम समझेंगे प्रचार की कला, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, है ना। कैसे कैसे हिटलर और नाजी ने कैसे प्रचार किया, प्रोपेगेंडा फैलाया और कैसे कैसे वो मतलब अपना वर्चस्व बनाया, है ना। नास्ती शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए हुए वो केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नास्तियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का कभी, हाँ, मतलब जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नाजियों ने लिखा उसमें कहीं भी किलिंग, अब देखिए उसमें कहीं भी मर्डर और किल शब्द का उल्लेख नहीं था। ऐसा नहीं था कि जीवों को किल कर देंगे, ऐसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। उनको पता था कि अगर कोई इसको पढ़ेगा, बाद में कोई न्यूज वाला या अलग देश के लोग जानेंगे, किल और मर्डर ऐसा शब्द इस्तेमाल देखेंगे तो नाजियों का कहीं ना कहीं बुराई होगा, या उस समय नाजी बर्बाद भी हो सकते थे। तो इसने अपने डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के जब भी ऑर्डर्स निकालता था, डिग्री निकालता था, जैसे निकाला ना कि जैसे कि जीवों को ऐसा होना, जीवों को ऐसा करना, तो इस तरह के ऑर्डर्स नहीं निकाले। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, क्या बोला, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, मतलब अंत, यूथनेसिया विकलांगों के लिए जो था ना, और फाइनल सॉल्यूशन यहूदियों के लिए था, है ना। चयन और संक्रमण मुक्ति, चयन मतलब सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इवैक्यूएशन प्रोग्राम, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया लोगों को मारने के लिए। हम देख रहे हैं ना, गैस चैम्बर में ले आना तो इवैक्यूएशन शब्द का इस्तेमाल किया। यूथनेसिया, जब विकलांगों को मारना है तो यूथनेसिया का इस्तेमाल किया। यहूदियों के लिए फाइनल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर, स्नानघर जैसे दिखाई देते थे, उन्हें नकली फवारों भी लगे थे। अब गैस चैम्बर ऐसा बनाया गया, लग रहा है कि यहाँ लोग नहाने जा रहे हैं। वहां लोगों का, अगर कोई मीडिया उस चीज को कैप्चर करे, हालांकि मीडिया कंट्रोल में था, अगर कोई मीडिया कैप्चर करे तो लगे नहीं यार लोग संक्रमण मुक्ति क्षेत्र में इस तरह से लोग डिसइंफेक्ट होने जा रहे हैं, लोग नहाने जा रहे हैं, लेकिन लोग को हम मरने जा रहे थे, लोग को हम मारने जा रहा था। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रचार की कला हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नास्ती विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया गया। नास्ती विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, नारा, इश्तहारी, पर्चा, बहुत पोस्टर में दुश्मनों के रटेटाई छवियां दिखाई जाती थी। उन्हें मजाक उड़ाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। जो भी दुश्मन थे, समाजवादियों, उग्रवादियों, कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हें विदेशी एजेंट कह के बदनाम किया। प्रचार फिल्म, यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने वाला फिल्म द एटर्नल ज्यू मूवी है, हाँ, इस सूची को सबसे कुख्यात फिल्म थी। पारंपरिक यहूदियों के खास तौर की छवियों को पेश किया गया। उन्हें दाढ़ी बनाए और काफ्तान, चोगा पहने दिखाया था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क कर, मतलब अब देखो जो यहूदी थे वो जर्मन के जैसे थे, लेकिन जब मूवी में दिखाया गया, टोपी भी पहने, दाढ़ी बनाए दिखाया गया, है ना। उन्हें केचुआ, चूहा, कीड़ा ऐसे शब्द संबोधित किया गया। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदर जीवों की तरह की जाती थी। नास्तीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पे गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर, उनके गुस्से, नफरतों को आवंचित करके कर दिया। इसी अभियान ने नास्तीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नास्तियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नास्ती ही हल कर सकता। लोगों के दिमाग में इस तरह का डाल दिया कि केवल नास्ती ही तुमको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। इस बात को आप समझें, इस बात को आप जानें। जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? जर्मन किसान, एक मतलब ऐसा पढ़िएगा, जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिसा। एक खतरा अमेरिकी व्यवस्था यानी पूंजीवाद का, है ना, ओके। दूसरा खतरा बोल्शेविक की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवादी और बोल्शेविक दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे थे और विश्व यहूदीवाद की महायोजना के लागू करा था। किसानों के खतरों से कौन बचा सकता? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। ये नास्ती पर्चा, ये नास्ती का पोस्टर है,
बोला तुम सिर्फ हिटलर को, तुमको पूंजीवादी अमेरिका लूट लेगा, बर्बाद कर देगा, तुम किसानों पर ध्यान नहीं देगा, तुमको जो वोल्जी आपने देखा लेनिन का जो आपका वोल्शेविज्म था, है ना, लेनिन का जो मार्क्सवादी सोच था, बोला वो भी तुमको हेल्प नहीं कर रहा है, केवल नाजी ही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। इस तरह समझिएगा बात को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत आने की संभावना है। 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हुआ। 9 अगस्त 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। 9 नवंबर को वाइमर रिपब्लिक, जिसको नवंबर क्रिमिनल भी लोगों ने बोला। वर्साई की संधि जून 1919 में हुआ, है ना, जून 1919 में हुआ था, हालांकि ध्यान रखिएगा। हाँ ओके, जनवरी 30 में उसने हिटलर ने चांसलर बना। सितंबर 1940 में जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। ये डेट याद रख लीजिए। हालांकि मेरे द्वारा कुछ, जैसे कि मैंने वर्साई की संधि 1918 में बताया, लेकिन जून 1928 में साइन हुआ था, है ना, जून 1919 में साइन हुआ था, 28 जून 1919 को, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, आप इस डेट को देख लीजिएगा, डेट तो इधर हो जाता है, लेकिन इस डेट को जरूर देखिएगा, ठीक है, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नास्तिकवाद पे लोगों की क्या प्रक्रिया रही, इसको समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग तो नास्तिक के जो शब्द भंडार था, शब्द आडंबर था, उस पे तो लोग शिकार हो गए, है ना, ट्रैप में फंस गए। दुनिया नास्तिक को नजरों में देखने लगे और अपनी भावनाओं को नास्तिक शब्दावली में व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामने आने पर अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास हुआ था। उन्होंने केवल यहूदियों को घर से बाहर निशाना लगाया, जबकि बल्कि जिन पड़ोसियों का शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नास्तिकवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नास्तिक नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नास्तिकवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का केवल मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नास्तिकवाद का विरोध करने से डरते थे। अपने दिल में बात करने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी न्यूमोलियर ने नास्तियों का लगातार विरोध किया और उन्हें पाया कि नास्तिक साम्राज्य में लोगों को जिस तरह के निर्मम और संगठित जुर्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। गेस्टापो की दहशतात्मक कार्यशैली, और गेस्टापो क्या था, सेक्रेट पुलिस, उनका जो कार्य करने का तरीका था, कुकृत्य था, उसका निशाना साधते हुए खामोशी के बारे में उन्हें एक लिखा। क्या लिखा? फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स, मतलब जो विरोधी था उसको नाजी, तो पहले नाजी ने किसके ऊपर पड़ा? कम्युनिस्टों के ऊपर। तो ये जो न्यूमोलर, जिनका एक जो नाम है ना, एक पास्टर न्यूमोलर है, एक जो फाइटर है आप कह सकते हैं, जो विरोधी था नाजियों का, उसने बोला कि पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था, फिर और मैंने कुछ बोला भी नहीं था, है ना, मैंने कुछ विरोध भी नहीं किया। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। इसके बाद वो ट्रेड यूनियनों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन नहीं था, मैं चुप रहा। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, मैं यहूदी नहीं था, मैं चुप रहा। ठीक है, अब अंत में जो मेरे लिए आए तो वहां कोई और नहीं बचा जो मेरे साथ खड़ा हो सके। मतलब ये है कि जब कम्युनिस्टों को मारना स्टार्ट किया तो सोशल डेमोक्रेट वाले कुछ नहीं बोले, सोशल डेमोक्रेट्स को मारना स्टार्ट किया तो ट्रेड यूनियन वाले कुछ नहीं बोले, जब ट्रेड यूनियन को मारना स्टार्ट किया तो जो भी और लोगों ने विरोध नहीं किया, जब खुद पे जब आई तो कोई सपोर्ट भी नहीं बचा। तो ये दिखाया कैसे हिटलर ने जो भी चीजें किया वो कैसे लोगों ने साइलेंसली रूप से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उस चीज को झेला। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। आज हम लोग इसे खत्म करेंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल नाजी को ही पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोनों कर लेंगे। वो दोनों चैप्टर छोटा छोटा है, दोनों सिंपल चैप्टर भी है, देख सकते हैं। 122 पेज में हम लोग 80 पेज में पहुंच चुके हैं, अभी हमारा चैप्टर नहीं खत्म हुआ। नास्ती जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह बिल्कुल अलग कहानी थी। शार्लोट विराट ने अपनी डायरी में सपनों की चोरी छिपे दर्ज किया। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक को प्रकाशित किया। पढ़ने वाले झकझोर कर देने वाली किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम एक बुक है, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम एक बुक है जो शार्लोट विराट के द्वारा लिखा है। शार्लोट विराट के द्वारा बुक लिखा गया है, एग्जाम में आने की संभावना, क्योंकि देखिए इटैलिक कर दिया भाई, इटैलिक। और इटैलिक जो रहता है एनसीईआरटी में ज्यादातर टर्म्स, वो समझ लीजिए कि बहुत महत्व। देखिए कि अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 बुक्स के एग्जाम, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे वहां से 2 बुक्स पूछा था, ठीक है, 2 बुक्स है ना, टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट पूछा था, है ना। इस चीज को समझिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बुक है थर्ड राइट ऑफ ड्रीम, किसके द्वारा लिखा हुआ है?
तो शार्लोट है ना, शार्लोट विराट के द्वारा, ठीक है, शार्लोट विराट के द्वारा, शार्लोट विराट के द्वारा। ये बुक ध्यान रखिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बुक है थर्ड राइक ऑफ द ड्रीम्स। थॉरलेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नास्तियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवि पर यकीन करने लगे थे, है। धीरे धीरे बोला है कि नाजी भी इस चीज को यहूदी भी इस चीज को समझ रहे थे। अपने सपनों में उन्हें अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल, आंखें काली, यहूदी से शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नास्तिक प्रेम में यहूदियों की जो छवियां, तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पूछने से पहले ही मर जाते थे। होलोकॉस्ट के बारे में, महाध्वंस, होलोकॉस्ट, ठीक है। नास्ती तौर तरीके की जानकारी नास्ती शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी, लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लगा। जर्मनी समाज के मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उस भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे। उन्होंने नास्ती कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस, होलोकॉस्ट भी कहा गया, जहां दमन चक्र अपने शिखर पर था। उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता है कि नास्ती जर्मनी में क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने दस्तावेज हाथ लगे उन्हें बचाए रखने के लिए। अदम्य चाह, घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वाले बहुत गहरे तौर पे देखे आते। उन्होंने से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोट, मतलब जो लोग कैस्ट्रेशन कैंप में हैं, इन घेटोज में हैं, जो लोग, उन लोगों ने डायरियां लिखी। डायरियां को इस तरह के कमंडल जैसा आप देख सकते हैं इसमें डाल दिया कि बाद में खराब ना हो, है ना। फिर बाद में जब ये सारे चीजें देखिए, देख सकते, ठीक है। जब ये दिखा, इसके विपरीत जब यह दिखाई देने वाला है कि अब युद्ध में नास्तियों की पराजय तय है, तो नास्ती नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू किया। दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, साहित्य, वृत्ति चित्र और शायरी संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास आज भी जिंदा है। ये सारी उन लोगों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने सहायक दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया, और ये उन लोगों के लिए भी सारी बहुत शर्मनाक यादगारियों ने जुल्म ढाए और चेतावनी की आवाजें खामोशी के लिए झेलना पड़ा। ये सारे बात को समझिएगा। गांधी जी ने भी हिटलर को एक पत्र लिखा था, उसके बारे में है, प्रिय मित्र। ये 23 जुलाई को पत्र लिखा है, वर्धा से लिखे उन्होंने। प्रिय मित्र, मित्रों, यह आग्रह है कि मानवता के खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं खुद यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको लिखना धृष्टा होगी। फ्रेंड हैव बीन urging me to write for the sake of the humanity, but I have to resisted their request because of the feeling that any letter from me would be an impertinence. Something tells me that I must not calculate and what that I make my appeal for the whatever it may be worth. इन्होंने बताया, तो गांधी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करना चाहिए कि चाहे वो जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति जो इस युद्ध को रोक सकते हैं, वर्ल्ड वार के बाद, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है, क्योंकि आप किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर वो चाहे आपके दृष्टि में कितना ही महान क्यों न। कि आप ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान दें जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके को त्याग कर दिया। मतलब वो गांधी जी अपना सत्याग्रह के बारे में बता रहे हैं और इसमें काफी सफलता भी मिली। जो भी हो मैं मान लेता हूं, यदि मैं आपको पत्र लिखे कोई भूल की तो आप मुझे क्षमा कर दे, मैं हूं। ठीक है, ये गांधी जी का पत्र है हिटलर को, ठीक है, फ्यूरर हिटलर को, ठीक है। फिर उसके बाद और पत्र है, देखिए 1940 में, वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस फोर्स। उन्होंने बताया कि हमें अहिंसा के रूप में कैसी शक्ति प्राप्त हुई है जिसे संगठित कर लिया है तो संसार भर की सभी परिवर्तन हिंसात्मक शक्तियों को गाठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे, चोट पुचाए करने या मरने का तरीका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और उस बिना शास्त्र किया तो अपने पूर्णता, मतलब वो बता रहे हैं कि भाई मत करो, ऐसा मत करो, ह्यूमैनिटी के लिए रोक दो, युद्ध को रोक दो, है ना, स्टॉप ह्यूमैनिटी, है ना, सॉरी, स्टॉप वॉर फॉर द ह्यूमैनिटी। ये सारे चीजें चल रही है, हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा हिटलर के ऊपर। आपको पता होना चाहिए हिटलर का थ्योरी ही अलग है। तो हम लोगों ने हिटलर को समाप्त किया। और देखिए सवाल समझिएगा, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस बाय वाइमर रिपब्लिक। ये सब मेंस के सवाल बनते हैं, हालांकि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने मन में सोचिए कि वाइमर रिपब्लिक जब बना था नवजात तो क्या प्रॉब्लम आया, है ना, नाजी पॉपुलर क्यों हुआ, ठीक है।
फिर नाजी का थिंकिंग क्या था, नाजी का प्रोपेगेंडा कैसे जीव के खिलाफ नफरत फैलाया है ना, ये सारी चीजें हैं जो कि आपके काम के हैं, समझ सकते हैं। अच्छा आपका टाइम है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। खंड 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो खंड 2 हमारा है, सेक्शन 2 में पढ़ेंगे हम लोग लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। उस समय यूरोप की, भारत के अंदर जो भी लाइवलीहुड था, जीविका कैसे चल रहा था, इकोनॉमी क्या था, सोसाइटी समाज क्या था, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, मींस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मतलब कि आपको ये वीडियो, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके एक दिन बाद ही तुरंत ही आपको वीडियो मिलेगा। मतलब हम लोगों ने 9 तक के, ओवरऑल 9 तक के हम लोगों ने खत्म किया। अब क्लास 10 पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10 हमारा वीडियो मंडे को आएगा। क्लास 10 जो हमारा वीडियो मंडे को आएगा, ध्यान रखिएगा, क्लास 10 का वीडियो मंडे शाम तक के, है ना, या मंडे, है ना, मंडे तक के आपको क्लास 10 का वीडियो आएगा। क्लास 10 में जितने चैप्टर्स उसको देखते हैं, 2 भाग या 3 भाग में बटेगा, जो भी हो। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हमारा नया चैप्टर वन समाज और उपनिवेशवाद है, जो भी हो, उपनिवेशवाद है। ये जो चैप्टर है उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स हमको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग समझेंगे, है ना। और इसमें ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं, मतलब ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं देना पड़ेगा इसके वीडियो में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर किया करिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, बहुत कम शेयर करते हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दबा के, तभी मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए यार, ऐसे कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।